बच्चियों का और हमारे सभी परिवारजनों का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबका अभिवादन करती हूँ। आज यहाँ विशेष रूप से उपस्थित आईएमए के अध्यक्ष श्री प्रकाश जी देव सर का भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में हमें लाभान्वित हुए आज के वक्ता नागपुर शहर के विगत महापौर आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी, सभी श्रोतागण एवं किनारीवाला परिवार के सभी सदस्यों का मैं यहाँ मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। मैं श्री राजेश जी किनारीवाला एवं डॉक्टर श्री वाई देशपांडे जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करें एवं उनके साथ वे भी इस मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं डॉक्टर वाई देशपांडे जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के हमारे मंचासी वक्ता श्री दयाशंकर तिवारी जी का फूलों का पौधा देकर स्वागत करेंगे। श्रद्धेय श्री जगमोहन जी किनारीवाला के जीवनी के बारे में बताने से पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। धरती सा धीरज दिया और आसमान से ऊंचाई है, जिंदगी को तरस खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। हर दुख बच्चों का खुद सह लेते हैं, उस खुदा की जीवित प्रतिमा को हम पिता कहलाते हैं। श्रद्धेय श्री जगमोहन जी किनारीवाला के जीवन के प्रति हमें ज्ञात है कि वे प्रथमतः बनारस शहर के रहवासी थे। नागपुर में वे नौकरी प्राप्त होने की वजह से आए थे और 1967 से वे हनुमान नगर में प्रस्थापित हुए थे। नागपुर शहर में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का उद्योग शुरू किया एवं अपने बंधुओं को भी उन्होंने इस उद्योग में शामिल कर लिया था और उन्हें बहुत प्रेरित किया था कि आप इसी उद्योग में आगे बढ़े एवं इस क्षेत्र में इच्छुक अनेक व्यक्तियों को भी उन्होंने मार्गदर्शन किया था। मेहनत एवं ईमानदारी को उन्होंने बहुत महत्व दिया था। सदैव कुछ नवीनता पूर्ण करने के लिए वे हमेशा प्रेरित और उत्साहित रहते थे। उन्होंने संशोधन के माध्यम से उनके उद्योग का विस्तार करते हुए प्रिंटिंग द्वारा पैकेजिंग बॉक्सेस बनाने का तय किया और उसमें उन्होंने नए नए डिजाइन भी तैयार किए थे। उनके लिए फॉर्म्स बनाए थे और इसके विभिन्न प्रकार उन्होंने इस क्षेत्र में तैयार किए थे। बॉक्स मेकिंग में संशोधन करके उन्होंने अपना खुद का एक ब्रांड भी निर्माण किया था। आज हम सब जो मिठाई के डब्बे, बेकरी प्रोडक्ट्स, गारमेंट बॉक्सेस देखते हैं, यह सब जगमोहन जी द्वारा स्थापित प्रतिष्ठान में ही तैयार होते हैं। अपने उद्योग व्यवसाय के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार को भी महत्व दिया। संयुक्त परिवार पद्धति का स्वीकार उन्होंने किया है। आज भी उनका परिवार हनुमान नगर का एक आदर्श परिवार के रूप में जाना जाता है। अपना उद्योग एवं परिवार को संभालते हुए उन्होंने अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी बखूबी से निभाया है। प्रिंटिंग गिल्ड जैसे विभिन्न संस्थाओं के वे अध्यक्ष के रूप में रहे और उन्होंने उनके लिए काफी कार्य किया। अनेक संस्थाओं को उन्होंने आर्थिक रूप से मदद भी की थी। अपने जीवन के 85 वर्ष तक उन्होंने अपना कार्य करते रहे। वे अपने उद्योग में व्यस्त रहे। उनके इस उद्यमशील व्यक्तित्व को हम सब नमन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के वक्ता आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी का संक्षिप्त रूप में परिचय देना चाहती हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि दयाशंकर तिवारी जी एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व है। उनका हर क्षेत्र में कार्य है, क्रीड़ा में है, शिक्षा में है और राजनीति में है और समाज सेवा में भी उनका कार्य है। तो उनका जो कार्य है वो इतना ज्यादा है कि वो यदि मैं बताऊंगी तो हमें उनसे जो विचार सुनना है उसमें बाधाएं आ जाएगी।
तो उसको संक्षिप्त करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि श्री दयाशंकर जी का जन्म 1 नवंबर 1963 में हुआ है। वे नागपुर शहर के निवासी है। अपने बाल्यावस्था से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। आपने इतिहास विषय में पदव्युत्तर शिक्षा प्राप्त की है एवं आप मास कम्युनिकेशन के पदवीधर भी हैं और आप हिंदी साहित्य रत्न भी प्राप्त हैं। आपका नागपुर शहर में राजनीतिक कार्य 1988 से शुरू हुआ है। आप युवावस्था से ही भारतीय जनता पार्टी में विविध पदों पर कार्यरत रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपने 1997 से कार्य किया हुआ है और आप वर्ष 21-22 में 2021-22 में नागपुर शहर के महापौर रह चुके हैं। वर्तमान में आप महल एवं गांधीबाग क्षेत्र के नगर सेवक के रूप में सेवा दे रहे हैं। क्रीड़ा क्षेत्र में आप नागपुर शहर के बॉक्सिंग, आइस स्केटिंग एवं चेस बॉक्सिंग के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। नागपुर शहर के अनेक शिक्षा संस्थाओं के आप अध्यक्ष हैं। आप विश्वम्भर शिक्षण संस्था मानकापुर द्वारा स्थापित मतिमंद कन्याओं के विद्यालय के संस्थापक हैं। आपने वाद विवाद स्पर्धाओं में करीब 582 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आपने वर्ष 1986 से 88 तक भारत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किया है। स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती निमित्त आयोजित अनेक कार्यक्रमों में आपका सक्रिय सहभाग रह चुका है। इसके अलावा नागपुर शहर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आपका सक्रिय सहभाग रहता है। आपका व्यक्तित्व जैसा कि मैंने कहा बहुआयामी है। आप बहुआयामी हैं। बहुआयामी आपका कार्य पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। मैं श्री दयाशंकर तिवारी जी का स्वागत करने के लिए श्री वाय देशपांडे जी को प्रार्थना करती हूँ। मैं श्री दयाशंकर तिवारी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे बीच आज जो विषय उन्होंने चुना हुआ है इतिहास के अनछुए पहलू, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। श्री तिवारी जी। सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूँ, जिनके स्मृति में आज इस व्याख्यान का आयोजन किया गया है। ऐसे आदरणीय जिन्होंने वाला इनका मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय देशपांडे जी, आदरणीय किनारीवाला जी, इस सभागृह में उपस्थित सभी सूफीजन श्रोतागण, मैं आप सभी का विनम्र अभिवादन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि देश के आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, अर्थात आजादी के 75 वर्ष गुजरने के बाद, आपसे आजादी के अनछुए पहलुओं पर चर्चा करने का सौभाग्य मुझे आपकी संस्था ने प्रदान किया है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपकी संस्था का विशेष रूप से आभार मानता हूँ। जब संस्था के साथियों ने मुझसे पूछा कि किस विषय पर आप बोलना चाहेंगे, तो इस विषय का चयन मैंने इसलिए किया कि आजादी के अमृत महोत्सव के पावन प्रसंग पर भारत माता के वे वीर सुपूत, जिन्होंने अपने रक्त से भारत माता का रक्ताभिषेक करके भारत को आजादी को दिलाई, जिन्होंने राष्ट्र की यज्ञ में जल रही अग्नि में प्रज्वलित होने के लिए स्वयं को अपनी संविधा के रूप में प्रस्तुत हो दिया, परंतु कालांतर में इस देश की राजनीतिक सत्ता का संचालन करने वाले लोगों ने इन सारे लोगों को बुला दिया गया। दुर्भाग्य से हमें यही पढ़ने के लिए बारंबार मिला कि इस देश को आजादी अहिंसा के माध्यम से मिली है। हम आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो कार्यक्रम आयोजित करने के बाद हम सबसे पहले कोई गीत बजाते हैं, तो गीत यही बजता है कि दे दी मुझे आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, और साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस देश की आजादी में जो महत्वपूर्ण योगदान है, हम उसको भुला नहीं सकते।
लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इस देश को आजादी केवल और केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कारण मिली है, कारण इस देश को आजाद कराने के लिए 7,83,000 लोगों ने अपने रक्त से भारत माता का रत्नाभिषेक किया और उनके बलिदान के कारण वो वातावरण बना जिस वातावरण के कारण अंग्रेजों को देश छोड़कर के जाना पड़ा। यह सौभाग्य था कि उस समय नेतृत्व कांग्रेस का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कर रहे थे, इसलिए गांधी जी के कारण इस देश को आजादी मिली, ऐसा कहने के लिए इतिहास को मजबूत बना। मैं ये विषय इसलिए भी चुना कि भारत के पाठ्य पुस्तकों में जिस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ाया जाना चाहिए था वह नहीं पढ़ाया जाता। मैं वह दुर्भाग्यशाली प्राणी हूँ जिसने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए इतिहास में किया है और एमए इतिहास में करने के लिए इतिहास के 10,000 पन्नों को पढ़ने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। ये बात अलग है कि मैं उसे सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, इसको मैं परिभाषित नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मध्ययुगीन भारत के इतिहास में मैंने एमए किया और वो इतिहास के पढ़ने के लिए 10,000 पन्ने जब मैंने पढ़े तो इसमें से 8,000 पन्ने ऐसे थे जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका की क्रांति कैसे हुई, रशिया की क्रांति कैसे हुई, जर्मनी की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, हिटलर कौन था, मुसोलिनी कौन था, गैरिबोल्डी कौन था, बिस्मार्क कौन था, कार्ल मार्क्स कौन था, जार कौन था, यही पढ़ते पढ़ते 8,000 पन्ने निकल गए और मैं भारत के इतिहास में एमए कर रहा हूं। बचे 2,000 पन्ने। इन 2,000 पन्नों में से 1,000 पन्ने तो इसी से लिखे हुए कि हम कितने जंगली और जाहिल और नालायक थे जिनको इंसान बनाने के लिए अंग्रेजों को क्या क्या उपाय करने पड़े। तब बचे 500 पन्ने। इन 500 पन्नों में हमें पढ़ाया गया कि सती प्रथा का निर्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। विधवा पुनर्विवाह ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू कराया था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद कराया तो राजा राम मोहन राय क्या मजदूरी पुटाने बेचने का काम कर रहे हैं? अगर विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराए तो सर ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या कर रहे थे? मैंने जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा उसमें तो मैंने राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के हाथ से काम पढ़ा, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में लॉर्ड विलियम बेंटिक के नाम से पढ़ाया जाता है। लॉर्ड लिप्टन अर्थात इतिहास का वह वाइसराय जिसने हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा कहर ढाया और उसके कहर ढाने के कारण उस कार्यकाल में सबसे ज्यादा अखबार छपने के लिए हिंदुस्तान में निकले और मुझे इतिहास में पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता का सूत्रपात लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में था। जिसने शोषण किया था उसके कार्यकाल में प्रेस की स्वतंत्रता बनी। इस प्रकार से मुझे इतिहास में पढ़ाया नहीं। बचे 500 पन्ने। इन 500 पन्नों में भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ाया गया और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में जिसका मराठा इतिहास विषय है उसको पढ़ने के लिए तो पूरी एक पुस्तक है, लेकिन जिसका विषय मराठा इतिहास नहीं उसको 2.5 पन्ने में शिवाजी महाराज पढ़ा करके समाप्त कर दिया गया। एक पैराग्राफ में महाराणा प्रताप पढ़ा करके समाप्त कर दिया गया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे रणबांकुरों को उस प्रकार पढ़ाया गया जैसे आज का कार्यक्रम होने के बाद कल आप अखबार में लिखेंगे कि दयाशंकर भाषण दे रहा था तो कार्यक्रम में ये जो लोग मौजूद थे। इस प्रकार से भगत सिंह की मौजूदगी को इतिहास के पन्नों में मुझे पढ़ाया गया। क्या भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे रणबांकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा वह राष्ट्रपुत्र जिसने महात्मा गांधी को मंच से पहले बार राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था, क्या वो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में पढ़ाने के योग्य नहीं थे? और अगर थे तो भारतीय पाठ्य पुस्तकों से इन रणबांकुरों के इतिहास को क्यों गायब कर दिया गया, ये आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और जब बच्चे यह पढ़ेंगे ही नहीं तो भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे समझ में नहीं आता। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन पराजय की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस समय एक पत्रकार ने विंस्टन चर्चिल से पूछा कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन युद्ध हार गया तो आप क्या करेंगे? विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मैं ब्रिटेन के स्वर्णिम इतिहास की पुस्तक अपने हाथ में पकड़ूंगा और 5 साल से कम उम्र के 5 बच्चों को लेकर के कई वीराने में चले जाऊंगा। उन 5 बच्चों को पढ़ने के लिए ब्रिटेन का इतिहास दूंगा
और ब्रिटेन का स्वर्णिम इतिहास पढ़ने के बाद ये 5 बच्चे जहां जहां जाएंगे वहां वहां नए ब्रिटेन का जन्म देंगे, कारण इतिहास ये वर्तमान को जन्म देता है, ऐसा विंस्टन चर्चिल ने कहा। अब मैं सोचता हूं कि चर्चिल कहते हैं कि इतिहास वर्तमान को जन्म देता है, और मेरा देश वो देश है जिस देश में इतिहास भी पढ़ने के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैं कह रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि हम सबने इतिहास पढ़ा, और इतिहास पढ़ा ही नहीं, इतिहास विषय में हम पास भी हुए, कुछ लोग तो डिस्टिंक्शन लेकर के इतिहास में पास हुए होंगे। फिर दयाशंकर कैसे कह रहा है कि इतिहास को हमें पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ाते समय हमने इस दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ाया जिस इतिहास में क्रांति की परिभाषा को मटिया मेट करने की हमने कोशिश करी, पूर्ण रूप से समाप्त करने की हमने कोशिश करी। क्रांतिकारियों के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में कहीं भी पढ़ने के लिए दिया ही नहीं गया। हमने और आपने बचपन में जो किताब पढ़ी, वो किताब में महापुरुषों का इतिहास था। उस महापुरुषों के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस पढ़ाया गया, लेकिन उसमें भी भगत सिंह गायब थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हमें पढ़ाया गया, लाला लाजपत राय हमें पढ़ाया गया, लेकिन उसमें से लाला हरदयाल गायब थे, उसमें से चित्तरंजन बाबू गायब थे। लाल बाल पाल के कारण हमें पाल तो पढ़ा दिया गया, लेकिन बाकी बंगाल के जो क्रांतिकारी थे उनको पढ़ाने के लिए हमें कहीं भी एक परिणाम भी नहीं मिला। एक बड़ा सुंदर सा चिटकुला है कि एक बार एक सरदार और एक बंगाली ट्रेन में बैठ करके जा रहे थे। अब दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ा करते करते बंगाली ने कहा कि भाई सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बंगाल में पैदा हो गए, पंजाबी ने कहा कि सबसे ज्यादा क्रांतिकारी बंगाल में पंजाब में पैदा हो गए। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, और ये दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में ट्रेन में से एक महाराष्ट्रियन गुजरा। उनको लगा कि हम दोनों के बाद नंबर तो महाराष्ट्र का ही आता है, और महाराष्ट्र का आदमी निर्णय अच्छा देता है, इसलिए उसको रोक करके कहा कि भाई हमारा निर्णय करा दे कि पंजाब में ज्यादा क्रांतिकारी है कि बंगाल में ज्यादा क्रांतिकारी है। महाराष्ट्र आदमी होशियार होता है, उसने कहा कि अपनी अपनी अटैची निकालो। दोनों ने बर्थ के नीचे से अटैची निकाली, दोनों अटैची को एक के ऊपर एक रखा, एक न्यूज़पेपर रख दिया, ट्रेन की खिड़कियां बंद कर दी, और बंद करने के बाद कहा कि बाबू मोशाय आपके दाढ़ी में भी बाल है, और सरदार जी आपके दाढ़ी में भी बाल है। ऐसा कीजिए कि आप एक क्रांतिकारी का नाम लेकर के अपने दाढ़ी का एक बाल तोड़ करके अपने पेपर पे रखिए, और एक बाल तोड़ करके आप अपने पेपर पे रखिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब बंगाली ने बाल तोड़ा, बोला सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने बाल तोड़ करके कहा कि भाई करतारा सिंह। दूसरा बाल तोड़ करके उसने कहा कि राज बिहारी बोस। इन्होंने बाल तोड़ करके कहा कि उधम सिंह। इस दृष्टि से 8-10 बाल दोनों ने तोड़ लिए। अब जिस सरदार को केस दाढ़ी बनाने पर भी प्रतिबद्ध हो, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दाढ़ी के बाल नोच रहा था। दाढ़ी के बाल नोचते नोचते उसको गुस्सा आ गया। आखिर में सरदार था, उसने अपनी पूरी दाढ़ी पकड़ी और नोच करके अखबार पर रख दी, और बंगाली से कहा कि ये जलियांवाला बाग कर। अब आप कल्पना कीजिए कि इतने क्रांतिकारी इस देश में हुए, लेकिन पाठ्य पुस्तकों में हमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मैं बस उन्हीं लोगों को आपके सामने चर्चा करने के लिए लेकर के आया। वे रणबांकुरे जिनको इतिहास भूला गया, उनको मैं केवल आपके सामने दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं उस वीर महिला के बारे में शुरुआत करूंगा कि बंगाल की सरजमी पर कलकत्ता में एक मल्लाह के परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया। वो बेटी का नाम रोसमती था। रोसमती नाम की बेटी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी होशियार थी, चंचल थी, चंचलाक्षी थी। उस बेटी की 11 साल की उम्र में वहां के एक जमींदार के साथ में शादी कर दी गई। अब 11 साल की बेटी का 43 साल के जमींदार से शादी होने के बाद आप कल्पना कीजिए, वो पहली उस जमींदार की तीसरी पत्नी थी, और गरीबी के कारण पिता ने शादी कर दी, और खूबसूरत थी इसलिए जमींदार ने शादी कर दी। उसकी कुशाग्र बुद्धि के कारण जमींदार ने उसको अपने साथ रोजी रोटी और रोजगार के लिए लगाने के लिए आगे कोशिश करी। उस बेटी ने वो 1827 में उस जमींदार से कहा कि हम ब्याज पर पैसा देना चाहे तो इससे एक नए व्यवसाय को हम जन्म ले सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। उस
50 बिगुस अपनी पत्नी के कारण उस जमींदार ने ब्याज पर पैसे देने चालू किए। जब ब्याज पर पैसे देने चालू किए गए तो कलकत्ता के लोगों ने उनकी जो सुंदरबन की जमीन, जो दलदली जमीन थी, उसको गिरवी रख करके पैसे लेने चालू किया। कारण उस जमीन की कोई कीमत नहीं थी और यहाँ उस बहाने पैसे मिल जाए तो उस जमीन के औने पौने दाम में बेचने के लिए दूसरा पैसा ब्याज पर मिल जाएगा। इस बेटी को पता नहीं था कि सुंदरबन की जमीन दलदली है, इसलिए इसने उस जमीन पर पैसे देना प्रारंभ कर दिया। जब कोई छुड़ाने नहीं आया तो एक दिन यह जमीन देखने के लिए गई तो पता चला कि वहां तो दलदल है और केवल लुटेरे हैं, अगर कोई आए तो लूट लेते हैं। ये गई और इसने कहा कि आप लूटपाट करके लोगों को क्यों मारते हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ दलदल है, हम कुछ नहीं कर पाते, इसलिए लोगों को लूट करके उनका पैसा छीन करके अपना जीवन यापन करते हैं। इस बेटी ने कहा कि लूटने की क्या आवश्यकता है, ये पूरी जमीन मेरी है, यहाँ कुछ उद्योग करो। उन डकैतों ने कहा कि हम यहाँ क्या उद्योग करेंगे? उसने कहा कि ये दलदली भूमि है, यहाँ पर पानी अच्छा है, मछली पालन शुरू करो। मछली पालन से जो रोजगार उत्पन्न होगा, जमीन मेरी रहेगी, 1 रुपया किराया नहीं देना, मेरी जमीन की रक्षा तुम्हारे कारण हो जाएगी और तुम्हें रोजगार मिल जाएगा। डकैतों को रोजगार करने के लिए 11 साल की बिटिया ने लगा दिया। ये बिटिया वापस आई। वापस आने के बाद अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। कानून यह बनाया कि हुगली नदी के ऊपर में मछली पकड़ने के लिए बहुत बड़े प्रमाण में टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया गया तो बड़े परेशान, मछुआरे टैक्स नहीं भर सकते और अंग्रेजों ने टैक्स इसलिए लगाया कि उन्हें जल मार्ग से जो व्यापार करना पड़ता था इन जालों के कारण, मछलियों के, उनके बोझ उसमें फंस उलझ जाया करते थे। उन्होंने सोचा कि ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो मछुआरे मछली पकड़ना बंद कर देंगे, दूसरी नदी में जाकर के मछली पकड़ेंगे। अब सारे के सारे मछुआरे पूरे कलकत्ता के संभ्रांत लोगों के पास गए कि मेरी बात अंग्रेजों से कहो, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। अंत में मछुआरों को दिमाग में आया कि यार जो रूसमती है ये मल्लाह परिवार की बेटी है, इसलिए जलवंशी होने के कारण हमारी समस्या को समझ सकती है, इसलिए उसके पास गए। रानी रूसमती ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। और यह बिटिया अंग्रेजों के पास गई और अंग्रेजों के पास जाकर के कहा कि यह जो गंगा नदी है, ये 10 किलोमीटर की गंगा नदी मुझे लीज पर चाहिए। अब 10 किलोमीटर की नदी लीज पर चाहिए, ये पहला प्रश्न था। इतिहास में एक ही बार नदी लीज पर दी गई और एक ही बार मांगी गई। अंग्रेज बड़े परेशान, हंसने लगे कि तुमको 10 किलोमीटर गंगा नदी क्यों लीज पर चाहिए? उसने कहा कि क्यों चाहिए, मेरा विषय दीजिए। अंग्रेजों ने कहा कि सरफिरी औरत है। 1827 में उन्होंने कहा कि इसका लीज रेंट तुमको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। अब लीज रेंट 10,000 रुपए देना पड़ेगा। 1978 में मैं पहले बार किसी दुकान पर देसी घी खरीदने गया था और 1978 में मैंने 7 रुपए 20 पैसा किलो देसी घी खरीदा है। आज देसी घी की कीमत क्या है आप कल्पना कीजिए। अब 78 में देसी घी 7 रुपए किलो था और आज हम अच्छा देसी घी 1200-1300 रुपए किलो में ले रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि 1857 के 10,000 की कीमत वर्तमान के राशि के हिसाब से कितने रुपए हुई होगी। और आप कल्पना कीजिए उस रानी ने निकाल करके 10,000 दे दिए और 10 किलोमीटर की जमीन गंगा जी को लीज पर ले लिया। अब जहां से किलोमीटर शुरू होता था और जहां पर समाप्त होता था, लोहे की 2 बड़ी-बड़ी संखल लगा दी। अब संखल लगा दी तो अंग्रेजों के जहाज आना बंद हो गए। अंग्रेजों ने कहा कि जहाज जाने के लिए जगह दीजिए। उसने कहा कि मैंने लीज पर ली हूं, मेरी जमीन पर आपके जहाज को आवागमन देना है नहीं देना, ये मेरा निर्णय, मैं नहीं दूंगी। अंग्रेजों ने कहा कि जहाज जाने का जो समय उस समय का किराया ले लो। बोले जमीन मेरी है, ये मेरा निर्णय। उन्होंने कहा हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। तो उसने कहा कि भाई मैं तो 10 किलोमीटर में मछली पकड़ती हूँ, तुम्हारे पानी के जहाज जाएगी तो उसकी आवाज से मछली भाग जाएगी, इसलिए मैं जहाज को जाने नहीं दूंगी। और सारे गरीब मछुआरों को निःशुल्क वो 10 किलोमीटर में मछली पकड़ने की अनुमति दे दी। अंग्रेजों ने पूछा तुमने ये सब क्यों किया है? तो उसने बताया कि गरीब लोग टैक्स नहीं भर सकते और तुम जबरदस्ती इनसे टैक्स मांग रहे हो, इसलिए वो पैसा मैंने लीज के रूप में भर दिया है, पैसे तुम्हारे पास आ गया, देखो मछली पकड़ लेना। अंग्रेजों ने वो कानून वापस लिया, इसने संख्या हटा दी, 10,000 रुपए वापस ले लिया। हिंदुस्तान की एक अनपढ़, निपट अनपढ़ महिला ने विश्व पर नेतृत्व करने वाले अंग्रेजों को छुटने के लिए मजबूर किया और वो लोक माता रूसमती के नाम से। अब मैंने ये उदाहरण आपके सामने क्यों रखा? इसलिए रखा कि एक दिन इस रानी को देवी सपने में आई तो इसने 20 एकड़ जमीन खरीदी, देवी का मंदिर बना दिया।
अब मंदिर तो बना दिया, लेकिन ये मल्लाह के घर में पैदा हुई बेटी थी, इसलिए इसके मंदिर में कोई पुजारी पूजा करने नहीं जाता था। इसने तय किया कि किसी ब्राह्मण को 20 एकड़ मंदिर के साथ जमीन दान में दे दी जाए। दे दी। और जमीन में दान देते समय कहा कि जमीन तो मैंने तुम्हें दान में दे दी है, लेकिन मंदिर मैंने बनाया है, इसलिए पैसे मैं दूंगी इस मंदिर की देखभाल करने के लिए। ब्राह्मण भी तैयार हो गए। जिस ब्राह्मण को जमीन दी वो ब्राह्मण के छोटे भाई रामकृष्ण परमहंस बने और मंदिर का नाम दक्षिणेश्वर का मंदिर है। ये बताने के लिए मैंने केवल इसको उदाहरण दिया। यानी वो नेत्री जिसने रामकृष्ण परमहंस को जन्म दिया, हम कह सकते हैं वो 11 वर्ष की अवस्था से लेकर के उसकी कारगुजारी इतनी महान है, लेकिन हम कहीं नहीं सुना हमने कि रानी रुक्मणी कौन थी। पता ही नहीं हमें रानी रुक्मणी कौन थी। इतना ही नहीं, आजादी के आंदोलन को हम पढ़ते हैं। आजादी के आंदोलन में एक अजीजन बाई नाम की महिला थी। ये अजीजन बाई नाम की महिला कौन थी? तो मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर की पुस्तक 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़ा तो मेरे नजरों में आया कि अजीजन बाई नाम की भी एक महिला ने इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो अजीजन बाई कौन थी? अजीजन बाई एक तवायफ थी। वो वारांगना से वीरांगना बनकर इस राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर दिया। उसका नाम अजीजन बाई। अजीजन बाई एक हिंदू परिवार में जन्म ली थी। मेला घूमने के लिए गई, वहां से उसे अंग्रेज सैनिक उठा करके लेके भाग गए। वो बेटी को लेके जा रहे थे तो नदी में गिर गई पुलिया पर से। नदी में प्रवाह तेज था, वो बहते बहते जाने लगी तो एक पहलवान ने उसको बचा लिया। उस बिटिया का दुर्भाग्य था कि वो पहलवान वैश्यालयों के लिए लड़की सप्लाई करने का काम करता था और उसने उस राजपूताने की बेटी को एक वैश्यालय में ले जाकर के सौंप दिया और लखनऊ की सड़कों पर एक चकला घर में वैश्या के रूप में इस बेटी को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह वहां से कानपुर आ गई। कानपुर आकर के इसके नृत्य के कारण और खूबसूरती के कारण बड़े प्रमाण में अंग्रेजी जवान इसके नृत्य को देखने के लिए आते थे। एक दिन तात्या तोपे को पता चला कि अजीजन बाई के कोठे पर अंग्रेज बड़ी संख्या में आते हैं, तो तात्या तोपे अपने साथियों को लेकर के पहुंच गया और अजीजन बाई के कोठे पर ही अंग्रेज सैनिकों का सरकलम करना प्रारंभ कर दिया। पूरा नृत्य तात्या तोपे ने भी देखा। तात्या तोपे भी नृत्य से प्रभावित हुआ और अजीजन बाई से कहा कि ऐसा करो कि इस बार होली में बिठूर में आकर के नाना साहब के महल में आप नृत्य करो। होली में अजीजन बाई को बुलाया गया। अजीजन बाई बिठूर गई। बिठूर में जाकर के अजीजन बाई ने नृत्य किया और नृत्य करने के बाद अजीजन बाई को पुरस्कार के रूप में नाना साहब पेशवा पैसे देने लगे। अजीजन बाई ने कहा कि अगर मुझे देना है तो सैनिक की वर्दी दो, पैसा क्यों देते हो? देश के लिए बनना चाहती हूं। एक तवायफ ने पैसे की जगह सैनिक की वर्दी मांगी। तात्या तोपे और नाना साहब पेशवा के मन में एक रणनीति आई। उन्होंने अजीजन बाई को काम दिया कि तुम ब्रिटिशों की छावनी में जाकर के नृत्य किया करो और तुम्हारे नृत्य से जो सैनिक प्रभावित हो जाए उन्हें ब्रिटिश सेना छोड़ करके राजाओं के माध्यम से 1857 के युद्ध में शामिल होने की दिशा में काम करो। तुम कोशिश करो कि उन सेना के बीच में तुम्हारे चाहने वालों की संख्या बढ़े और वो मुखबिर के रूप में वहां के अंदर की सारी बातें आकर के तुम्हें बताएं और तुम्हारे माध्यम से मेरे बात तक पहुंच जाए, इस प्रकार की कोशिश करो। अजीजन बाई ने यही सारे कृत्य प्रारंभ कर दिए। जब युद्ध होता था तो अजीजन बाई सैनिक की वर्दी पहन करके अपनी तवायफ महिलाओं के साथ में सैनिकों की शुश्रूषा करती थी, घायलों का इलाज करती थी, उनकी मरहम पट्टी करती थी, उन्हें हल्दी का दूध पीने के लिए युद्ध भूमि पर जाकर के देती थी। ऐसा अजीजन बाई करती थी। एक दिन ऐसा भी आया कि 400 तवायफों की सेना बना करके अजीजन बाई ने अंग्रेजों को 3 दिन तक के सड़कों पर रोक करके रखा। और एक दिन ऐसा भी आया कि नाना साहब पेशवा तो कानपुर से भाग करके निकल गए, लेकिन अजीजन बाई को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। पकड़ करके अंग्रेज लेकर के गए अजीजन बाई को और अजीजन बाई को पकड़ करके लेके गए तो उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर के हैवलाक नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। उस हैवलाक ने उससे कहा कि तुमको जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रभावित हूँ। जो चाहती हो मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रभावित हूँ। उसने कहा कि अगर तुम मुझ पर प्रभावित हो तो एक काम करो, मेरे देश को आजादी दे दो। हैवलाक ने गुस्से में आकर के उसे जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन हैवलाक उसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित था और प्रभावित होने के कारण हैवलाक उसके पास गया और कहा कि देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार माफी मांग लो कि तुमने जो किया वो गलत किया, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और अपनी पत्नी के रूप में तुम्हें पूरी जिंदगी रखूंगा।
इस अजीजन भाई ने कहा, माफी मैं क्यों मांगू, माफी तो तुमने मांगनी चाहिए कि इस निरीह हिंदुस्तानियों के ऊपर में तुम इतने ज्यादा अत्याचार कितने वर्षों से कर रहे हो, उनका शोषण कर रहे हो, उनका खून पी रहे हो, माफी तुमने मांगनी चाहिए और मुझसे माफी मांगने को कह रहे हो। उसके जवाब से हैवला गुस्सा हो गया। उसने अजीजन भाई को वहां से निकाला और बिठूर के आगे मैनपुरी जाने वाली सड़क पर खड़े करके खुलेआम गोलियों से भूंज करके अजीजन भाई को इस रात के लिए समर्पित कर दिया। यह वारांगना से वीरांगना बनने वाली एकमात्र महिला थी। और एक वारांगना इस राष्ट्र में अंग्रेजों से लड़ी, वो बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल भी पहले वारांगना थी, फिर वाजिद अली शाह की पत्नी बनी और वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो अंग्रेजों के विरोध में सेना बना करके यह महिला लड़ी। अब मैं इस महिला के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि मैं बेगम हजरत महल के बारे में तो चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बेगम हजरत महल की सिक्योरिटी में एक बिटिया रहती थी, जिस बिटिया का नाम खुदा देवी पासी था। उसके चरित्र को बताने के लिए मैं बेगम हजरत महल तक आपके पास पहुंचा। मक्का पासी नाम का एक व्यक्ति वाजिद अली शाह की सेना में काम करता था और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 1857 के संग्राम में वो शहीद हो गया। अपने पति का बदला लेने का मंतव्य लेकर के खुदा देवी पासी कहीं न कहीं अंग्रेजों से लड़ने की बात सोच रही थी। इसी समय सिकंदराबाद नाम का एक इलाका था लखनऊ में, जहां पर इस बेगम हजरत महल ने बड़े प्रमाण में अपने सेना के रणबांकुरों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया। कानपुर में पेशवा ने हरा दिया, इसलिए वहां से भागते भागते अंग्रेज लखनऊ की सड़कों पर आए और लखनऊ में ये 2000 सैनिक मिलकर के अंग्रेजों को फिर से पराजित कर रहे थे। सिकंदरा के पीछे साइड में गोमती नदी थी, गोमती नदी की दिशा से अंग्रेज न आ सके, इसलिए पीछे के दरवाजे पर भारी सामान लगा करके दरवाजा बंद कर दिया गया था और सामने के दरवाजे से आने वाले सारे अंग्रेजों के ऊपर में आक्रमण किया जा रहा है। उस आक्रमण से अंग्रेज बड़े प्रमाण में घायल हो गए। अंग्रेजों ने रणनीति बनाई, उन्होंने इलाहाबाद से और सैनिक बुलवाए और गोमती नदी के माध्यम से पीछे की दीवार में छेद कर करके उस सिकंदराबाद के अंदर घुस गए। अब अंदर तो मुस्लिम सैनिक थे, अवध नरेश के सामने से भी अंग्रेज और पीछे से भी अंग्रेज और बीच में उन सैनिकों को कुचल दिया गया। एक तो नहीं, 2000 लोगों को सिकंदराबाद के अंतर्गत इस राष्ट्र के खातिर शहादत मिली। और इतने गुस्सा में थे अंग्रेज कि उन 2000 लाशों में से एक भी लाश अंग्रेजों ने उसके परिजनों को नहीं दी, खुले मैदान पर चील और कौवे को खाने के लिए छोड़ दी। उसके बदबू से सारा का सारा वातावरण समा खराब हो रहा था। इस प्रकार की स्थिति अंग्रेजों ने वहां पर खड़ी करके रखी। लेकिन इस सारे प्रकरण में एक बिटिया थी, वो एक झाड़ा पर चढ़ी थी और सिकंदराबाद के अंदर आने वाले रास्ते पर एक पेड़ पर बैठी हुई थी और वहां से अंग्रेजों का शिकार कर रही थी। जैसे ही अंग्रेज सैनिक अंदर आते थे तो गोली चला करके सैनिकों को मार देते थे। अब कोई भी ना दिख रहा और सैनिक मर रहा हो तो अंग्रेज अधिकारी परेशान थे कि गोली कहां से आई, गोली कहां से आई, गोली कहां से आई। उस देर के लिए युद्ध को रोक दिया गया। जब युद्ध को रोक दिया गया तो युद्ध को रोकने के बाद एक अंग्रेज अधिकारी ने उस सैनिक के शरीर पर लगे हुए गोली के घाव को देखा। उसने कहा, इस घाव को देख करके ऐसा लग रहा है कि गोली ऊपर से नीचे की दिशा में आ रही है। उसकी यह बात सुनते ही अंग्रेजों ने ऊपर की दिशा में वहां जितने झाड़ थे उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पेड़ों की टहनियों के साथ साथ एक शरीर मिलिट्री की वेशभूषा में लाल रंग का जैकेट पहने हुए धड़धड़ा के ऊपर से नीचे गिर गया। जब नीचे गिरने के बाद उस सैनिक की वर्दी को हटाया गया तो अंदर एक महिला थी। उस महिला का नाम खुदा देवी पासी था। उसके पास और 40 गोली बची थी और उस अकेली महिला ने 36 अंग्रेज सैनिकों को अपने निशाने से मारा था और उसके पास बम भी बटे थे। शायद यह अंग्रेजों का ध्यान ऊपर नहीं जाता तो जो 200 सैनिक मरे थे और 12 अधिकारी मरे थे उसमें से 36 को मारने का काम अकेली इस महिला ने किया था। इस घटना को हिंदुस्तान की पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन लंदन टाइम्स ने फ्रंट पेज न्यूज के रूप में इसको उस दिन लिखा था जिस दिन यह घटना हुई। और इतना ही नहीं, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पासी समाज इसे हिंदुस्तान में हरिजन के रूप में जाना जाता है और हिंदुस्तान का हरिजन अगर शस्त्र उठा करके अंग्रेजों के विरोध में लड़ रहा है तो सर्वहारा वर्ग ने अंग्रेजों के विरोध में क्रांति शुरू कर दी है। ये कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स को खुदा देवी पासी दिखाई देती है
लंदन टाइम्स को उदा देवी पासी दिखाई देती है, लेकिन मेरे हिंदुस्तान को उदा देवी पासी नहीं दिखाई देती। उदा देवी पासी का एक पुतला सिकंदराबाद के आगे लखनऊ में चौराहे गया। मैं हर मंगलवार को फेसबुक के चैनल के माध्यम से एक महापुरुष के बारे में कहता हूँ। जब मैंने उदा देवी पासी की बात कही तो आप कल्पना कीजिए कि लखनऊ ग्रामीण के जो सांसद है रावत जी, उनका मुझे फोन आया और उन्होंने फोन पे कॉल करके कहा कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि वो मेरे समाज में पैदा हुए और मैं उसके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मुझे भी नहीं मालूम था कि उदा देवी पासी का इतिहास क्या है। मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने लखनऊ वालों को भी उदा देवी पासी बता दी। आप कल्पना कीजिए कि वो लखनऊ का हाल नहीं, ये हिंदुस्तान के नागपुर का भी हाल है कि नागपुर के क्षेत्रों के बारे में नागपुरियों को भी मालूम नहीं। केवल इतना ही नहीं है, हम रानी दुर्गावती का नाम पढ़ते हैं। ये रानी दुर्गावती ने क्या किया? रानी दुर्गावती ने 3 बार अकबर को युद्ध की भूमि पर हराया है, 3 बार। आप कल्पना कीजिए कि एक महिला ने 3 बार अकबर को युद्ध भूमि में हराया, फिर भी अकबर वहां नहीं। और रानी दुर्गावती कहाँ है? काल के गर्भ में पड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, रानी दुर्गावती का जन्म उस चंदेल परिवार में हुआ था जिस चंदेल परिवार ने खजुराहो को बनाया है। लेकिन रानी दुर्गावती दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा हुई थी, इसलिए दुर्गा नाम पड़ा था और उसी प्रकार से शक्तिशाली थी, इसलिए किसी शक्तिशाली से ब्याह करना चाहती थी। और दलपत शाह नाम का उस समय का एक गोंड राजा बहुत शक्तिशाली था और मनी मन वो उसे अपने वर के रूप में स्वीकृत कर चुकी थी। चंदेल वंशी किसी गोंड राजा के घर में बेटी नहीं देना चाहते थे, इसलिए दलपत शाह के पिता ने आक्रमण किया और रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ हो गया और गोंड रानी के रूप में रानी दुर्गावती ने अपना जीवन चरित्र की शुरुआत की। आप कल्पना कीजिए कि एक महिला पति के मरने के बाद जब गद्दी पर बैठी तो उसको पराजित करके उसकी सल्तनत को छीना जा सकता है, इसलिए अकबर ने अपने सैनिकों के माध्यम से, सेना के माध्यम से हमला किया। लेकिन केवल अपने 4000 रणबांकुरों के साथ में अकबर की 50,000 की विशाल सेना को 3 बार हराने का काम रानी दुर्गावती ने किया। वह वीरांगना भारत के इतिहास में है। मेरी पीढ़ी और आपकी पीढ़ी ने तो दुर्गावती का नाम पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है। नागपुर शहर में एक चौराहे का नाम भी दुर्गावती के नाम पर है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी से पूछे कि दुर्गावती कौन है तो उन्हें नहीं मालूम कि दुर्गावती कौन है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रानी दुर्गावती ने 50 युद्ध लड़े और 50 युद्ध जीते। 51वें युद्ध में उसकी पराजय। रानी दुर्गावती का 80,000 गांव और 57 परगनाओं तक का उसका शासन था, इतना विशाल उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती हमें पढ़ने के लिए नहीं। केवल रानी दुर्गावती नहीं, अवंतीबाई लोधी ज्यादा दूर नहीं है, मंडला की है, मंडला की। इसने भी 1857 के युद्ध में ऐसा निर्णय लिया कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध में एकत्रित होकर के अंग्रेजों को पराजित करेंगे। वहां भी रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी का जो पति था विक्रमादित्य, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और अपने राज की बागडोर अवंतीबाई लोधी ने संभाली। अंग्रेजों ने 3 बार सत्ता पर आधिपत्य करने के लिए, उसे पराजित करने के लिए कोशिश करी, लेकिन चाहे खैरी की लड़ाई हो, चाहे देवगढ़ की लड़ाई हो, हर लड़ाई में अवंतीबाई लोधी ने उसे पराजित किया। अवंतीबाई लोधी से लगातार 2 बार पराजित होने के कारण, जबलपुर में कंटोनमेंट होने के कारण वहां से बड़े प्रमाण में 40-45 हजार की सेना बुला करके अवंतीबाई लोधी के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय अंग्रेजों ने लिया। उस युद्ध में दिसंबर 1858 में अवंतीबाई लोधी अंग्रेजों को एक बीहड़ जंगल के अंदर लेकर के गई, जहां ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच में नरसिंहपुर के पास एक इलाके में लेके गए, जहां नर्मदा की तराई में अंग्रेज कठिनाई से लड़ सके। 3 दिन तक लड़ते लड़ते उन्हें वहां से भी एक बार भगाई, लेकिन आखिर में बड़ी सेना होने के कारण जब पराजय के नजदीक वह पहुंच गई तो अवंतीबाई ने अपने एक सैनिक से कहा, ये मेरी कटार को मेरे सीने में ठोक दो, मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़ना। सैनिक अपनी भगवती को इस प्रकार से मार नहीं सकते थे। जब सैनिक ने मना किया तो अपनी कटार से अपनी गर्दन काट करके अवंतीबाई लोधी युद्ध के भूमि पर खुद शहीद हो गई, लेकिन जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी। लेकिन भारत के इतिहास में अवंतीबाई लोधी को भी नहीं पढ़ाया गया। मैंने जब अवंतीबाई लोधी के चरित्र को फेसबुक के माध्यम से सामने रखा
और नागपुर शहर में लोधी समाज के साथियों से कहा कि इसे समाज के बीच में आप भेजो कि कम से कम वर्तमान पीढ़ी को अवंतीबाई लोधी का इतिहास तो पता चले। तो एक व्यक्ति ने, मेरा जो मित्र है, उसको फोन करके पूछा कि तिवारी भी लोधी में आते हैं क्या? उसने पूछा क्यों? नहीं, बोले अवंतीबाई लोधी के बारे में इतना बता रहा है तो लोधी क्यों, दूसरी क्यों बता सकता है? आज भी हम लोग जाति के दायरे में इतने सिमटे हुए हैं कि महापुरुषों का इतिहास पढ़ते हुए भी जाति के आईने से ही उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। देश कब स्वतंत्र हुआ? आप जानिए कि जो काकोरी की घटना थी, चोरा चोरी की घटना थी, उस घटना में ठाकुर रोशन सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उसको फांसी की सजा से पूर्व अंग्रेज ने जाकर के पूछा कि ठाकुर रोशन सिंह, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उस ठाकुर रोशन सिंह ने कहा था कि नालायक हिंदुस्तानियों को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि क्यों नहीं कहना चाहते, उनके लिए तो प्राण दे रहे। उन्होंने कहा कि प्राण तो भारत माता की शहादत आजादी के लिए दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरे हिंदुस्तानी इतने नालायक है कि ये थूकने से पहले सोचते हैं कि हिंदू के साथ में मुसलमान का थूक मिल गया तो क्या होगा, और स्वर्ण के साथ में दलित का थूक मिल गया तो क्या होगा। ये सारे हिंदुस्तानी अगर एक साथ थूके तो उनके मुंह से निकलने वाला थूक इतना ज्यादा होगा कि ब्रिटिश सल्तनत बहा करके अरब सागर में गिर जाएगी। लेकिन ये थूकने के पहले धर्म और जात की चर्चा है। ये बात उसने उस समय कही थी, लेकिन आज भी मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि वो पूछता है कि अवंतीबाई लोधी के बारे में जिसने बात की वो तिवारी है तो लोधी ही होगा, दूसरा क्यों लोधी के बारे में बात करें? रानी चेन्नम्मा का एक नाम है दक्षिण भारत की। हम 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते हैं। इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाया जाता है, लेकिन उससे 33 साल पहले पूना से बेलगाम के रास्ते पर चित्तूर नाम का एक रियासत है, वहां पर एक रानी चेन्नम्मा नाम की बिटिया हुई। चेन्नम्मा का मतलब खूबसूरत महिला होता है, इसलिए रानी चेन्नम्मा को चेन्नम्मा के नाम से ही जाना गया, कारण वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसके यहाँ भी वही हुआ। पति की मृत्यु होने के बाद संतान नहीं थी, इसलिए उसने एक दत्तक पुत्र अपनी बड़ी रानी के बेटे को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। और संतान नहीं है तो दत्तक नहीं लिया जा सकता, यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था। इसलिए झांसी की रानी तो दूसरी रानी हुई जो इस विषय के लिए अंग्रेजों से लड़ी। सबसे पहले अगर लड़ी तो 1857 से 33 साल पहले रानी चेन्नम्मा ने लड़ी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 24 अक्टूबर 1824 को 40-45 हजार की अंग्रेजी सेना को 2000 की रानी चेन्नम्मा की सेना ने रणभूमि में परास्त किया और अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा। अब रानी चेन्नम्मा अगर अंग्रेजों को चुनौती दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते? इसलिए दक्षिण के 20 राज्य ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती देकर के अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजों ने बहुत लालच दिया, लेकिन अंग्रेजों के लालच में नहीं आई। तो उसने कहा कि पराधीन होने से तो अच्छा है कि मर जाना चाहिए। तुलसीदास ने लिखा है कि पराधीन सपने में सुख नहीं, और उसी मुक्ति को स्वीकृत किया रानी चेन्नम्मा ने कि मैं पराधीन नहीं रह सकती करके। अब अक्टूबर में पराजित होने के बाद दिसंबर की 22 तारीख को फिर 1824 में अंग्रेजों ने मद्रास से सेना बुलाई, बंबई से सेना बुलाई और दोनों प्रांत की सेना को एकत्रित करके रानी चेन्नम्मा पर फिर से आक्रमण किया। रानी चेन्नम्मा ने फिर से दिसंबर महीने के 22 तारीख को अंग्रेजों को पराजित करके वापस भेज दिया। इससे पहले कि रानी चेन्नम्मा सफल पाती, 3 दिन के बाद में अंग्रेजों ने और बड़ी सेना के साथ में रानी चेन्नम्मा पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में रानी चेन्नम्मा पराजित हो गई, गिरफ्तार कर ली गई। रानी चेन्नम्मा के जो सिपह सरदार थे वो सारे के सारे सिपह सरदारों को पकड़ करके फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और रानी चेन्नम्मा को जेल की शिक्षा पे डाल दिया गया। और रानी चेन्नम्मा 1829 को उसी जेल की कैद में अपने प्राण का अंत कर गई। भारत के इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध में शस्त्र उठाने वाला पहला राजघराना अगर कोई रहा तो कित्तूर का राजघराना रहा, और पहली रणबांकुरी कोई रही तो रानी चेन्नम्मा रही। लेकिन मेरे पाठ्य पुस्तकों में से ये सब गायब है। मेरे पाठ्य पुस्तकों में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान में नारियों का बहुत शोषण होता था, नारियों की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन रानी चेन्नम्मा कौन थी ये पढ़ाने के लिए मेरे पाठ्य पुस्तकों के पास समय। इतना नहीं, मैं किन रणबांकुरों के बारे में आपको बताऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं दुर्गा भाभी के बारे में। ये दुर्गा भाभी कौन थी? 1992 में
1997 में 98 में नोएडा में एक फ्लैट में एक महिला का देहांत हो जाता है और महिला का देहांत होने के बाद पता चलता है कि दुर्गा भाभी है। वहां रहने वालों को भी नहीं मालूम दुर्गा भाभी कौन है। कलेक्टर को खबर जाती है। कलेक्टर देश के प्रधानमंत्री के पास जाता है और देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा भाभी की लाश को ला करके राष्ट्रीय सम्मान के साथ में उसको 100 करोड़ देते हैं। देश परेशान रहता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी लाश को लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री आया। देश हतप्रभ है, पड़ोसी को पता नहीं दुर्गा भाभी कौन है। जब दुर्गा भाभी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी बताते हैं तो भारत को पता चलता है दुर्गा भाभी कौन है। भगवती चरण वोरा नाम का एक व्यक्ति जो बम बनाना चाहता था। वो भगवती चरण वोरा जिसके बम से भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, जिसके बम से इरविन की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास हिंदुस्तानियों ने किया। और इरविन की ट्रेन केवल इसलिए उड़ाना चाहते थे कि इरविन वाइसराय था और भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा था। महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी पर इरविन से चर्चा करने के लिए मना कर दिया था। इसलिए इरविन यहाँ पर आएगा और महात्मा गांधी दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। इसलिए इरविन को बम से उड़ा दो तो शायद भगत सिंह को हम मुक्त करा सकेंगे। इसलिए इरविन की ट्रेन में बम लगाया गया। दुर्भाग्य से इरविन ने कोच चेंज कर लिया और जिसमें बम लगा था वो पेंट्री के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसलिए इरविन बच गया, पेंट्री के रसोइये मर गए, अन्यथा इरविन वहां पर मर जाता। लाहौर के अधिवेशन में इरविन के ट्रेन में बम लगाने का महात्मा गांधी ने निषेध किया, लेकिन भगत सिंह के फांसी पर चर्चा भी नहीं करी। ये भारत का इतिहास है। और वहां पर महात्मा गांधी का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले किया। और वहीं रावी नदी के तट पर पहले बार नौजवानों की कांग्रेस के रूप में यूथ कांग्रेस की शुरुआत हुई और कांग्रेस के यंग टर्क के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण क्रांति के मंत्र को सूत्रबद्ध करने की शपथ रावी के तट पर खाई। वो भगवती चरण वोरा जो बम बनाना जानता था, जो बम बनाना सिखाता था, वो भगवती चरण वोरा के पिताजी जो थे ये रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी थे। उनकी पत्नी जो थी उसका नाम दुर्गा था और ये दुर्गा भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव इन सबसे उम्र में बड़ी थी, इसलिए उसको वे भाभी कहते थे। इसलिए दुर्गा भाभी के नाम से स्थापित हुई। दुर्गा भाभी 1926 में आपने नाम सुना होगा, जिस रणबांकुरे के कारण भगत सिंह ने शहीद होने की कल्पना की थी। जानते हैं आप करतार सिंह का नाम? उस करतार सिंह की अपने रक्त से फोटो रानी दुर्गावती ने बनाई और उसको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम में सारे शहीदों को बुलाया। इस प्रकार से रानी दुर्गा भाभी की एंट्री भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हुई। उसके बाद लाला लाजपत राय को जब अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट के मारा तो उस अंग्रेज अधिकारी का वध करने का निर्णय दुर्गा भाभी ने लिया। जब दुर्गा भाभी ने वध करने का निर्णय लिया तो चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा काम नहीं है और उसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी भगत सिंह, राजगुरु को दी। आप कल्पना कीजिए लाहौर के डीवीए कॉलेज के सामने वहां कोतवाली थी, कोतवाली से अधिकारी बाहर निकलेगा और उसे कोतवाली के सामने हम पिस्तौल से उड़ा देंगे। भगत सिंह को ये पिस्तौल किसने दी? तो ये पिस्तौल भी राजस्थान से ला करके दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को दी। चंद्रशेखर आजाद जिस गोली से अपने आप को शहीद करके भारत माता को समर्पित हो गए, वो पिस्तौल चंद्रशेखर आजाद को किसने दी? तो दुर्गा भाभी ने वो पिस्तौल चंद्रशेखर आजाद को दी। नागपुर वासियों को मालूम नहीं, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, वो शहीद होने के पहले भगत सिंह को फांसी से छुटकारा दिलाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद के आनंद भवन में गए थे और पंडित नेहरू ने कह दिया कि भगत सिंह का रास्ता अलग है, इसलिए मैं गांधी से चर्चा नहीं करूंगा। निराश होकर के वे महादेवी वर्मा के घर गए। महादेवी वर्मा के घर जब वो गए तो चंद्रशेखर आजाद के साथ में नागपुर का बाबूलाल गुप्ता था जो हिंदुस्तानी लाल सेना का था और सामने के खापा का रहने वाला था। और जब अल्फ्रेड पार्क पर अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया तो चंद्रशेखर ने बाबूलाल गुप्ता को निकाल दिया कि तू चले जा, तू प्रकाश छोटा है, निकल जा यहाँ से, तुझ पर गोली नहीं चलेगी, यहाँ तेरे तुझे शहीद होने दो, इस देश के लिए तेरी आवश्यकता है।
जब भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी और सैंडर्स को गोली मारने के बाद अंग्रेजों ने हाहाकार मच गया कि लाहौर में कैसा हो गया, तो ऐसी अवस्था में लाहौर छोड़ करके भगत सिंह को बाहर जाना था। और भगत सिंह को बाहर जाना था तो एक दिन रात को, उसी दिन रात को 1:45 बजे दुर्गा भाभी के घर के दरवाजे की शंका खटखटाई। एक नौजवान ने आवाज देकर कहा कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है, क्यों जाना है? तो बताया कि भगत सिंह ने सैंडर्स का वध कर दिया है और भगत सिंह को लाहौर से बाहर लेकर के जाना आवश्यक होगा। दुर्गा भाभी ने कहा कि मेरा तो पति घर में नहीं है, मेरे साथ में मेरा 2 साल का छोटा बच्चा है, कैसा होगा? तो कहा कि ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को ढूंढ रही है, इसलिए तुम्हें भगत सिंह को लेकर के लाहौर से जाना ही पड़ेगा। दुर्गा भाभी ने अपने घर पर तुलसी का पत्र रखा, 2 साल के बच्चे को कंधे पर रखा, वो निकलने की तैयारी ही कर रही थी तो इतने में एक व्यक्ति घर के सामने आया, दरवाजा खटखटाया। दुर्गा भाभी ने घर खोला तो एक गोरा चिट्टा 6 फीट का नौजवान सर पर अंग्रेजी टोपी पहन करके खड़ा था। दुर्गा भाभी ने उसे पहचाना नहीं। दुर्गा भाभी ने पूछा कौन? उसने टोपी निकाली तो ब्रिटिशों ने पहचानना नहीं चाहिए, इसलिए सरदार ने अपने बाल काट करके टोपी पहन ली थी। जिस भगत सिंह की फोटो को आप देखते हो ये उसी दिन की फोटो है। और भगत सिंह की पत्नी बनकर के दुर्गा भाभी ट्रेन में बैठ करके चले आई। अब दुर्गा भाभी और भगत सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अंग्रेज अधिकारी बने थे। अब अंग्रेज अधिकारी क्लास 3 में तो यात्रा नहीं करेगा, इसलिए उनके लिए फर्स्ट क्लास का टिकट था, अंग्रेजी नाम थे और उनको अर्दली के रूप में राजगुरु उनका चपरासी बनकर के साथ में गया। केवल इतना ही नहीं, भगत सिंह सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए, इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने साधु का रूप धारण करके मैं गंगा सागर जा रहा हूं, इसलिए हावड़ा रेल में चढ़ गए और भगत सिंह को सुरक्षित रूप से बाहर ले जा करके पहुंचाने का काम इन्होंने किया। केवल इतना ही नहीं, जब ट्रेन रुकी तो टिकट चेकर आ गया और टिकट चेकर ने भगत सिंह से पूछा टिकट कहाँ है? उन्होंने टिकट दिखाई तो टिकट चेकर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? भगत सिंह ने तो अपना अंग्रेजी नाम बता दिया, लेकिन दुर्गा भाभी को नाम नहीं बताया गया था, इसलिए दुर्गा भाभी हिचकिचा गई। दुर्गा भाभी ने कहा कि टिकट में पढ़ लो, उसमें लिखा होगा। टिकट में नाम नहीं रहता, केवल उम्र रहती है और ये नहीं रहता। तो टिकट चेकर हंसा, हंस करके टिकट फाड़ दी, अपनी दाढ़ी निकाली और कहा मैं सुखदेव हूँ। आप कल्पना कीजिए, ये कहाँ है भारत का इतिहास, कहाँ है पाठ्य पुस्तकें और कहाँ है ये सारी घटना और कहाँ है दुर्गा भाभी? दुर्गा भाभी अगर भगत सिंह को लाहौर से बचाने के लिए भगत सिंह की पत्नी बनकर के निकली तो उस जेल को बम से उड़ा करके भगत सिंह को बाहर निकालना है, ये सूचना देने के लिए भगत सिंह की चाची बन के भी दुर्गा भाभी उनके पास गई। आप कल्पना कीजिए, ये दुर्गा भाभी के जो पति थे, ये पति एक दिन बम बना रहे थे। वो बम, एक बम का प्रयोग विफल हो गया लॉर्ड इरविन पर, इसलिए ताकतवर बम बना रहे थे और उस बम का परीक्षण करने के लिए रावी नदी के किनारे जमा हुए। जब परीक्षण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि अरे इसकी पिन ले लिया, मैं इसकी पिन टाइट करता हूं। उनके 2 साथियों ने कहा कि पिन हम टाइट कर देते। उन्होंने कहा कि तुम नौसिखिए हो, बम मैंने बनाया, मैं टाइट करता हूं। बम ब्लास्ट हो गया। भगत सिंह गोरा के पर खच्चे हो गए, चिथड़े हो गए। अगर हॉस्पिटल में ले जाते तो बम कहां से आया था यह पूछा जाएगा और भगत सिंह को जेल तोड़ करके बाहर निकालना है, यह प्रकरण उजागर हो जाएगा। इसलिए उस चिथड़े को रेती हटा करके गड्ढे में गाड़ दिया गया। दुर्गा भाभी के पति को अंत्येष्टि भी मौजूद नहीं मिली, स्वीकृत नहीं मिली, वही रावी की नदी पर गड्ढा गाड़ करके गाड़ दिया गया। आप कल्पना कीजिए, वो महिला, ये सब घटना होने के बाद जब भगत सिंह को फांसी हो जाती है, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो जाते हैं, तो लखनऊ में एक मॉन्टेसरी खुलती है और मॉन्टेसरी खुलने के बाद वो आज जूनियर कॉलेज में काम करता है और वो महिला नोएडा के फ्लैट में जाकर के रहती है और आजादी के 50वीं वर्षगांठ पर भी इस देश को पता नहीं पड़ा है कि दुर्गा भाभी कौन है। सौभाग्य था इस देश का कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, नहीं तो एक लाहौर इसकी लाश की जैसे दुर्गा भाभी की लाश को भी चला। आप सोचिए, इतिहास भारत में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या कमी थी दुर्गा भाभी में? क्या नहीं किया दुर्गा भाभी ने इस देश के लिए? और हम कहते हैं ना इस देश की महिला कमजोर है, इस देश में महिला सशक्तिकरण नहीं है।
इससे ज्यादा सशक्तिकरण क्या हो सकता है कि चंद्रशेखर को बंदूक देने वाली दुर्गा भाभी, भगत सिंह को बंदूक देने वाली दुर्गा भाभी, असेंबली का बम देने वाली दुर्गा भाभी, एक महिला के रूप में शस्त्र और पत्र पहुंचाने का सारा काम दुर्गा भाभी ने किया। लेकिन भारत के इतिहास से दुर्गा भाभी को हमने पूर्ण रूप से गायब करके रखा। दुर्गा भाभी हमें कहीं भी पढ़ने के लिए नहीं। इतना ही नहीं, और एक चरित्र है प्रीतिलता पोद्दार का। ये प्रीतिलता पोद्दार वर्तमान के बांग्लादेश के चटगांव के पास की रहने वाली थी। सूर्यसेन नाम का एक क्रांतिकारी था जिसने चटगांव में ब्रिटिशों के सारे शस्त्रागार को लूट लिया था। और शस्त्रागार को लूटने का कारण यह था कि लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, हमारे नागपुर के ही खान खोजे, परमानंद जी, ये सारे लोगों ने मिलकर के विदेशों में एक योजना बनाई। और योजना 1917 में बनी। और योजना यह बनी कि 1907 में अंग्रेजों ने 1857 की 50वीं जयंती मनाई। और जयंती मनाते समय पूरे इंग्लैंड में जश्न मनाया गया कि हमने मट्टी में मिला दिया हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को। और वो जश्न को देखने के बाद सावरकर के मन पर यह गुजरा कि ये कह रहे हैं हिंदुस्तान को हमने मट्टी में मिला दिया, तो क्या हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि अंग्रेज मट्टी में मिला सकते हैं? और सावरकर ने ब्रिटिशों के अधिकोष में जाकर के 1857 की पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ किया। और उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो लेख लिखा, वो लेख 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लिखा। और उस लेख के केवल 17 पन्ने अंग्रेजों के हाथ में मराठी में लगे। उसका ट्रांसलेट कराया तो पुस्तक को छापने से पहले प्रतिबंध लगा दिया। यह 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था। और इन सारे लोगों को जिन्होंने तैयार किया, उन्होंने कहा कि 1857 का जो आंदोलन है इसको गदर करके पढ़ाया जाता है, स्वतंत्रता संग्राम नहीं, रिबेल्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट पढ़ाया जाता है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम को हम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पढ़ाना चाहेंगे और गदर शब्द को सम्मानित करना चाहेंगे। इसलिए लाला हरदयाल ने गदर नाम की वर्दी बनाई कि अब गदर को भी सम्मानित करेंगे। और वो जो करतारा सिंह सराभा था, सत्येंद्र सान्याल था, रासबिहारी बोस थे, इन सबको कहा कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध चालू है। अंग्रेज हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को लेकर के युद्ध भूमि पर चले गए हैं। ऐसे समय में अंग्रेजी छावनियों में सैनिक कम है। सैनिकों की छावनियों में जाओ, वहां जाकर के जिस प्रकार से मंगल पांडे ने बंड पुकारा था वैसा सैनिकों से बंड कराओ। ब्रिटिशों के ज्यादा से ज्यादा सैनिक विदेशों में हो गए और वहां के सैनिक अगर हमारे पास आ जाए तो ये गदर भारत को स्वतंत्रता दिला सकता है। दुर्भाग्य, सूर्यसेन ने तो चटगांव का शस्त्रागार तोड़ दिया, लेकिन 19 साल का सराभा पंजाब में वो नहीं कर सका और उसे फांसी के तख्ते पर 19 साल की उम्र में चढ़ना पड़ा। ये बात अलग है कि उस सराभा की शहादत को लेकर के भगत सिंह पैदा हुआ जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हरा दी। इतना ही नहीं, सत्येंद्र सान्याल यह भी गिरफ्तार नहीं हुआ। यह लगातार काकोरी षड्यंत्र तक के क्रांतिवीरों के लिए काम करता रहा। सूर्यसेन ने चटगांव का शस्त्रागार लूट लिया। उस सूर्यसेन के साथ में प्रीतिलता पोद्दार नाम की एक बेटी काम करती थी। यह बांग्लादेश में 10वीं में मेरिट में पास हुई थी। कॉलेज पढ़ने के लिए यहाँ गई तो वहां भी मेरिट में पढ़ाई करी। कॉलेज के क्लब में जब यह प्रवेश लेने के लिए गई तो उसको एडमिशन फॉर्म पर लिख करके देना था कि इस क्लब में प्रवेश लेने वाले अंग्रेज के प्रति वफादार रहेंगे। तो उसने पन्ना फाड़ करके फेंक दिया और क्लब की मेंबरशिप नहीं ली। किसी ने सूर्यसेन को बताया कि उस पहाड़ की तराई में एक क्लब हाउस बना हुआ और उस क्लब हाउस के आगे बोर्ड लगा हुआ है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। सूर्यसेन ने कहा कि उस क्लब को बम से कौन उड़ाएगा? इस प्रीतिलता ने कहा कि बम से मैं उड़ाऊंगी। प्रीतिलता पोद्दार अपने 5 साथियों के साथ में बम से क्लब हाउस को उड़ाने के लिए पहुंच गए। क्लब हाउस के अंदर में अंग्रेज नृत्य कर रहे थे और क्लब हाउस के खिड़की पर बम लगा करके उसको ब्लास्ट करने का काम प्रीतिलता पोद्दार ने किया। बम ब्लास्ट होने से कुछ महिलाएं जो नृत्य कर रही थी उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे अंग्रेजों ने लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जो पुरुष वर्ग थे वो तो भाग गए, लेकिन प्रीतिलता पोद्दार ने बंगाली साड़ी पहनी थी, दौड़ने में कमी हुई, गोली लगी, वो नीचे गिर गई। अगर मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ आ गई तो मुझे त्रासदी देंगे, इसलिए साइनाइड का कैप्सूल खा करके प्रीतिलता पोद्दार ने अपने आप को शहीद कर दिया। सूर्यसेन
पिता को लक्ष्मीबाई कहते थे, और वो सच भी साबित हुआ। कारण जिस दिन प्रीतिलता शहीद हुई उस दिन उसकी उम्र 21 साल की थी, और जिस दिन झांसी की रानी शहीद हुई उस दिन उसकी उम्र 21 साल 6 महीने 3 दिन थी। ये इतिहास है जो दोहराया जाता है लेकिन पढ़ाया नहीं। ये मेरे भारत के रणबांकुरी महिलाओं का इतिहास मैंने आपको बताया। पुरुषों का इतिहास तो बहुत बड़ा है, कितना बताऊंगा। ये भी चुनिंदा बताया, इसमें मैंने आपको झांसी की रानी नहीं बताई, सरोजिनी नायडू नहीं बताई, मैंने आपको मैडम का नाम नहीं बताया। बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन मैंने चुनिंदा वो बताया तो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने के लिए नहीं मिलते, और जिनकी पार्श्वभूमि इस राष्ट्र को आजाद कराने में किसी भी तरीके से कमी नहीं है। मैं किन किन की बात करूं आपके सामने। इस देश के आदिवासियों को हम शोषित पीड़ित कहते हैं। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में आदिवासियों को और दलितों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। अंग्रेजों के विरुद्ध में सबसे पहले बंड पुकारने वाले लोग कौन थे? आदिवासी थे। उसका कारण है अंग्रेजों ने कलकत्ता में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। कलकत्ता के पास में बिहार था, उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल था, वहां पर बड़े प्रमाण में जंगल थे, और जंगल थे तो नैसर्गिक रूप से आदिवासी वहां रहेंगे। प्राकृतिक संपदाओं का विलोपन करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने जंगलों पर आधिपत्य स्थापित किया। जब जंगलों पर आधिपत्य स्थापित किया तो सबसे पहला हमला आदिवासियों पर हुआ। इसलिए आदिवासी पहले रणबांकुर थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में शस्त्र उठाया। हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध में पहला शहीद मंगल पांडे हुआ। मंगल पांडे हुआ 1857 में हुआ, 1857। लेकिन मंगल पांडे से पहले 1857 से 80 साल पहले एक तिलका मांझी नाम का व्यक्ति हुआ। यह तिलका मांझी नाम का व्यक्ति यह भागलपुर का रहने वाला था, और अंग्रेजों की क्रांति से परेशान होकर के इसने लोगों को एकत्रित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध में शस्त्र लेकर के लड़ना प्रारंभ किया। तिलका मांझी का नाम तिलका मांझी नहीं था, इसका नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका का मतलब तिल में गुस्सा होने वाला, और मांझी का मतलब प्रधान, गुस्सा होने वाला प्रधान अर्थात तिलका मांझी। इस प्रकार से जबरा पहाड़िया का नाम तिलका मांझी पड़ गया, और ये नाम अंग्रेजों ने रखा। अब जबरा पहाड़िया ने अपने 2000 आदिवासियों की सेना बनाई, और एक दो दिन नहीं, लगातार 16-17 साल अंग्रेजों को परेशान करते रहा। जब अकाल पड़ गया तो अंग्रेजों का खजाना लूट करके आदिवासियों में बांट दिया, लेकिन आदिवासियों को भूखे नहीं मरने दिया। जब अकाल पड़ गया तो लगान नहीं देने दिया, आदिवासियों से वसूली नहीं लेने दिया। जो जमींदार अंग्रेजों का साथ देते तो जमींदारों के धन को लूटने का काम भी इसने किया, लेकिन आदिवासियों को भूखे नहीं मरने दिया। इतना ही नहीं, एक अंग्रेज अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम ऑगस्ट क्लीवलैंड है। ऑगस्ट क्लीवलैंड, वो ऑगस्ट क्लीवलैंड कलेक्टर था। ये ताड़ के एक झाड़ पर बैठ गया और उस झाड़ से तीर चला करके उस कलेक्टर को गले में तीर मार करके समाप्त कर दिया। अंग्रेज लोग घबराने लगे, कारण आदिवासियों के तीर में जहर होता था, वो शरीर को लग जाए तो मृत्यु हो जाती है। तिलका मांझी के नाम से अंग्रेज घबराते थे। लेकिन जब कलेक्टर का वध कर दिया गया तो इंग्लैंड से आदेश आया कि तिलका मांझी को समाप्त करना है। 40,000 की अंग्रेज सेना तिलका मांझी को ढूंढने लगी, लेकिन तिलका मांझी का कोई पता नहीं था। अंग्रेजों का काम था फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने तिलका मांझी के समाज के लोगों को पैसों का लालच दिया। एक व्यक्ति फितुर हो गया, उस गद्दार ने तिलका मांझी के छुपे होने की जानकारी दी। अंग्रेजों ने वहां हमला किया। हमला करने के बाद तिलका मांझी वहां से भी भाग गया। भागने के बाद एकाएक जंगल में सर्च चालू था, और उस बीच में तिलका मांझी अंग्रेजों के सामने आ गया। आप कल्पना कीजिए कि 4 घोड़ों से उसको बांध करके 80 किलोमीटर तक घसीट करके लाया गया, और भागलपुर में एक बरगद के पेड़ के नीचे उसको फांसी पर लटका दिया गया। इस दृष्टि से तिलका मांझी का मच किया गया। ये बात अलग है कि आज तिलका मांझी के नाम से यूनिवर्सिटी चल रही है, कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन कहाँ जहाँ तिलका मांझी हुआ। हम में से कितने लोग हैं जिसको तिलका मांझी का नाम मालूम, जबरा पहाड़िया का नाम मालूम? किसी को भी नहीं मालूम। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध में संगठित सेना बना करके युद्ध करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया तो तिलका मांझी ने किया। और तिलका मांझी की सेना 2000 से बढ़कर के 20,000 तक पहुंचाने का काम तिलका मांझी ने आदिवासियों को एकत्रित करके किया। इन रणबांकुर को क्या भारत के इतिहास में नहीं पढ़ाना चाहिए? केवल एक तिलका मांझी का ही नाम नहीं है, एक नाम है और एक बिटिया का बताना चाहता हूँ जिसका नाम रानी गायदिनु है। ये नागालैंड में रहती थी।
और नागालैंड में रहते समय इसका परिचय जादूनाथ नाम के एक नागा सरदार से हुआ। 13 साल की थी जब वो सरदार से मिली। वो सरदार का अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन देख करके राष्ट्रभक्ति में ओतप्रोत हो गई और 16 साल की उम्र में जादूनाथ की मृत्यु के पश्चात नागा आंदोलन का नेतृत्व ये महिला करने लगी और 4000 नागाओं की सेना बना करके अंग्रेजों को गोरिल्ला युद्ध में इतना पराजित करती थी कि गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को लगाम नहीं देना है। तो नागालैंड से 1 रुपया अंग्रेजों को नहीं मिलता था। यह रानी गोदुन्यू के नेतृत्व में सारे नागा मिलकर के अंग्रेजों को हटाने का काम किया। 16 साल की बेटी, 16 साल की बेटी 13 साल की उम्र में सीखती है, 16 साल में नेतृत्व करती है और पूरे नागा लोग उसको भगवती के रूप में पूजा करते हैं। इतने नहीं, उसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि रानी गायदुन्यू ने अगर किसी पानी की बोतल को छू लिया तो वो पानी की बोतल उस समय 10 रुपए में बिकती थी। ये पानी पीने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये पानी पीने से मेरी सारी समस्या का निराकरण हो जाएगा। इतना समर्पण का भाव उस रानी गोदुन्यू के प्रति था। लेकिन यह रानी गोदुन्यू हो गई, इसने असम राइफल्स की एक पूरी की पूरी चौकी को उड़ाने का काम रानी गोदुन्यू ने किया नागा साथियों के साथ मिलकर। अपने 4000 नागाओं के लिए एक बड़ा किला बना करके सुरक्षित रह सको किले का काम कर रही थी। अंग्रेजों को पता चला, वहां उन्होंने आक्रमण किया, रानी गोदुन्यू पकड़ ली गई, इन्हें जेल की शिक्षा पर डाल दिया गया। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में नागालैंड गए। उनको पता चला कि ऐसी कोई बिटिया है तो उन्होंने ब्रिटिशों से गुहार करी कि इसको छोड़ दिया जाए। जब नहीं छोड़ा गया तो अलीपुर कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि इस बिटिया को छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ा गया। आप देखिए, रानी गोदुन्यू को छोड़ने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित नहीं होता है। इस दृष्टि में दोहरी नीति उस समय के राजनीति में स्पष्टता के साथ में हमें दिखाई देती है। ये बात अलग है कि अंग्रेज उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, कारण अंग्रेजों को उसने बहुत परेशान किया था। देश आजाद हुआ, उसको छोड़ दिया गया और देश की आजादी के बाद जब वो छोड़ी गई तो समाज सेवा में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया और नागालैंड में उसे आज भी भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार से रानी गायदुन्यू है, यह भी आदिवासी महिला थी, इसलिए इस आदिवासी के चरित्र को आपके बीच में पढ़ाने का बताने की मैंने कोशिश की। बिरसा मुंडा ये नाम तो आपने सुना होगा। बिरसा मुंडा के बारे में हमने सबने सुना, उसका पुतला भी देखा। एक आदिवासी क्रांतिकारी के रूप में बिरसा मुंडा को हम लोग जानते भी हैं। लेकिन बिरसा मुंडा कौन था? बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का विषय समाप्त। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं। हम आदिवासियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आदिवासियों के इतिहास को समाज के बीच में स्थापित करके पढ़ाने की कोशिश हमने क्यों नहीं करी? बिरसा मुंडा के पिता क्रिश्चियन थे, उसके दादा भी क्रिश्चियन थे, उसकी मां भी क्रिश्चियन थी, उसका भाई भी क्रिश्चियन था, बिरसा मुंडा भी क्रिश्चियन था। और बिरसा मुंडा ने एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। जब पढ़ने के लिए उसने वहां एडमिशन लिया तो उसके साथ भेदभाव होता था। वो भेदभाव होता था तो घर में आकर अपने माता पिता से पूछता था कि हम भी क्रिश्चियन हैं, वो भी क्रिश्चियन है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? तो उसके माता पिता बताते थे बेटा हम लोग आदिवासी इसलिए होता है। तो उन्होंने कहा कि जब उनका भी धर्म एक है और मेरा भी धर्म एक है, मैं भी उनके धर्म का हूँ और आप तो जर्मन क्रिश्चियन मिशनरी के प्रचारक के रूप में काम करते हो, आप तो मुंबई में जाकर के प्रशिक्षण लेकर के आए हो, आप उनके धर्म के प्रचारक हो, मैं आपके बेटा हूँ, तो मेरा तो सम्मान होना चाहिए, मेरा अपमान क्यों होता है? पिता बताते थे कि बेटा हम आदिवासी है इसलिए हमारा सम्मान नहीं। एक 1894 में अकाल पड़ा और बिरसा मुंडा ने निर्णय लिया कि अकाल पड़ने के कारण खेती नहीं हुई है इसलिए हम लगाम नहीं देंगे। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को लेकर के आंदोलन खड़ा किया और उसने लगाम देने से मना कर दिया। ब्रिटिशों के ऊपर उसने हमले किए, जो वसूली करने वाले आते थे उनको मार करके भगाया। आखिर में 1895 में बिरसा मुंडा को जेल की शिक्षा में डाल दिया और 2 साल की जेल बिरसा मुंडा को भोगनी पड़ी। जेल से वापस आने के बाद बिरसा मुंडा फिर इस काम में लग गया कि भाई अंग्रेजों से तो लड़ना ही है, लेकिन अंग्रेजों के साथ साथ मुझे उस बात से भी लड़ना है कि मेरे धर्म में और मेरे समाज में क्या खामियां हैं जिसके कारण मुझे दुर्गम दर्जे का नाम से जाना जाता है। इसी बीच में बिरसा मुंडा की मुलाकात एक अनुरोध पांडे के नाम पांडे नाम के व्यक्ति से। अब ये पांडे जी से जब बिरसा मुंडा मिले तो उन्होंने बताया कि भाई क्रिश्चियन लोग हमारे साथ अन्याय क्यों करते हैं, मैं भी क्रिश्चियन हूँ। तो पांडे, उसका मूल नाम पांडे नहीं थे,
उस इलाके में स्वासी नाम की एक आदिवासी जाति होती है, वो सरनेम पंडा लिखते हैं। वो पंडा थे, इतिहासकार ने उनको पांडे बना दिया। इसलिए पांडे बना दिया कि उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बिरसा मुंडा को जानकारी दी। तो पंडा तो दे नहीं सकता, पांडे ही देगा, इसलिए नाम ही बदल डाला इतिहासकारों ने, पंडा को पांडे हो गया। एक आदिवासी को ब्राह्मण लिखा। और पंडा ने बताया, महाभारत की कहानी सुनाई, रामायण की कहानी सुनाई, उनके पात्रों के बारे में बनाया, उनके जीवंत आदर्शों के बारे में बनाया। ये सुनकर के बिरसा मुंडा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मैं और जानना चाहता हूँ। तो आदिवासियों की एक महाभूमि भागवत हो रही थी, वहाँ एक आदिवासी संत भागवत का प्रवचन दे रहे थे। बिरसा मुंडा को लेकर के वो वहाँ चले गए। बिरसा मुंडा इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बन गए थे, उनको वापस हिंदू बनाना चाहते थे। आप बिरसा मुंडा के फोटो देखोगे तो बिरसा मुंडा के शरीर पर जनेऊ लगा हुआ है, बिरसा मुंडा के मस्तक पर चंदन लगा हुआ है। मरते दम तक हिंदुत्व के लिए बिरसा मुंडा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकत्रित करके अंग्रेजों के विरोध में एक वातावरण तो बनाया ही, लगातार अंग्रेजों के विरोध में वो लड़ते रहे। लेकिन लड़ते लड़ते जो धर्मांतरित लोग थे, वापस हिंदू धर्म में लाने का काम किया। और बिरसा मुंडा इतने ज्यादा आंदोलित थे क्रिश्चियनिटी के विरोध में कि 24 दिसंबर 1900 को, क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर को, एक चर्च को अंगार लगाने का काम बिरसा मुंडा ने किया। और वो अंगार लगाने के लिए एक पहाड़ी के ऊपर में 4000 आदिवासियों की बैठक ली और हमला करके अंगार लगाया। अब उस जमाने में अंग्रेजों की सत्ता में चर्च जलाया जाएगा तो क्या होगा? अब बिरसा मुंडा को समाप्त करने की सुपारी अंग्रेज अधिकारियों को मिली। बिरसा मुंडा को ढूंढने लगे। बिरसा मुंडा जहां सभा ले रहा था वहां पहुंच गए पहाड़ी पर। वहां बहुत सारे बच्चों और महिलाओं की हत्या कर दी गई। बिरसा मुंडा वहां से निकल गए। दुर्भाग्य से बिरसा मुंडा फरवरी में पकड़ लिए गए और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। इतिहासकार कहते हैं कि तबीयत खराब होने के कारण कॉलरा से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। लेकिन आदिवासी कहते हैं कि अंग्रेजों ने जहर देकर के बिरसा मुंडा को मार दिया और बिरसा मुंडा नाम का एक शहीद आदिवासी होते हुए भी इस राष्ट्र के धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए दोनों के लिए शहीद हो गया। और हम उस बिरसा मुंडा के बारे में कई पढ़ा देते हैं। प्रकाश जी, एक आदिवासी सम्मेलन हुआ। उस आदिवासी सम्मेलन में यहाँ जो कुंवारा भीमसेन है, उनके जीवन पर एक नाटक रखा गया। मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था। नाटक के लिए मैंने ही पैसे दिया, कारण मेरी रुचि है संस्कृति में। और आशीष जायसवाल जो विधायक है, वो उस नाटक में कलाकार के रूप में भाग ले रहे थे। और वहाँ मैंने जब आदिवासियों का इतिहास बताया और मैंने बताया कि आदिवासी वो लोग हैं जो स्वयं तो नंगे रहे लेकिन हमको कपड़े पहनना सिखाया। पानी में जब पत्ती गिर जाती थी और पत्ती के ऊपर का सारा भाग निकल जाता था और पत्ती के एक एक धागे एक दूसरे से बुने हुए रहते थे, तो उससे देख करके बुनाई कैसी होती है उन्होंने सिखाया। धागों को लेकर के बुनना उन्होंने चालू किया। बुनते बुनते उन्होंने कपड़े बनाए। आप देखेंगे जितनी भी सिल्क की साड़ियां हैं, जहां जहां सिल्क होता है सारे आदिवासी इलाके हैं। चांपा का सफेद रंग का पोसा व्हाइट हाउस में जाकर के लगता है, दूसरा कपड़ा नहीं लगता व्हाइट हाउस में। आप कल्पना कीजिए कि आदिवासियों ने कपड़े बुने, हमारा नंगापन दूर किया, लेकिन वे स्वयं अभाव में नंगे रहे। वो आदिवासी, मैंने जब बताया उस मंच से बिरसा की कहानी, तो आदिवासी मानने को तैयार नहीं थे कि बिरसा ने जनेऊ पहना है। कारण आदिवासी तो जनेऊ को पहने, जनेऊ तो ब्राह्मण पहनते हैं। मैंने बताया कौन सी किताब में लिखा है जनेऊ ब्राह्मण पहनते हैं? जिसका यज्ञ पवित्र हो जाए वो जनेऊ पहनता है, वणिक भी जनेऊ पहनता है, शूद्र भी पहनता है। और ये हमने शब्द बना दिए, अन्यथा जन्मजात तो किसी की जाति नहीं होती थी पुराने जमाने में। एक ब्राह्मण परशुराम बन जाता है और एक ब्राह्मण क्षत्रिय विश्वामित्र बन जाता है। हम कैसे जाति की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में नहीं होता था। और बिरसा मुंडा के बारे में मैंने कहा, आया था ये आपने फुटारा चौक पर पुतला लगाया है बिरसा मुंडा का, उसके गले में जनेऊ है। तो उनका एक कार्यकर्ता आया, मामू कहते, वो जनेऊ नहीं है, बोले वो 3 तार हमने डाले। बोला 3 तार काहे के डाले हैं? तो बोले लोहे के गेंदों में इस बार डाले हैं, उसको सफेद पेंट कर दिया है। बोला सफेद क्यों किया? बोले पुतले में सफेद रंग का है। मैंने बताया कि भाई साहब जो जनेऊ होता है उसमें 3 ही धागे होते हैं, इसलिए 3 तार तुमने डाले और वो सफेद रंग के दिखते हैं, इसलिए तुमने सफेद रंग किया। हमने इतना ज्यादा जहर समाज में भर दिया है कि बिरसा जिस चीज के लिए शहीद हुआ वो उसी के समाज को नहीं मालूम।
कम से कम समाज को सच्चाई तो पता चलने दो। पाठ्य पुस्तकों में बिरसा मुंडा को पढ़ाओ तो, लेकिन हमने बिरसा मुंडा को इस पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाने की नहीं आवश्यकता है। बहुत सारी बातें मैं क्या क्या आपसे चर्चा करूं। हरि सिंह नलवा, ये नाम ही नहीं सुना होगा आपने। महाराजा रणजीत सिंह का सेनापति था और महाराजा रणजीत सिंह का सेनापति होने के कारण इसने निर्णय लिया कि हिंदुस्तान पर जितने भी विदेशी आए हैं, ये सारे के सारे विदेशी खैबर के दर्रे से, पारस की घाटी से आए हैं। तो अगर वहीं पर मैं अपना कब्जा कर लूंगा तो कोई भी विदेशी हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए सोच, पंजाब में रहने वाला राजा और उसका सेनापति सपना देखता है कि मैं खैबर के दर्रे पर पहुंच करके रणजीत सिंह की सल्तनत को वहां तक ले जाऊंगा और दरवाजे पर ही मेरा कब्जा होगा, तो कोई विदेशी मेरे देश में कैसे आ सकेगा। काश्मीर जीता, पेशावर जीता, अफगानिस्तान जीता, ये सब जीतते जीतते सिंधु नदी के उस पार तक सिखों की सत्ता ले जाने का काम हरि सिंह नलवा ने किया और खैबर दर्रे तक ले जाकर के महाराजा रणजीत सिंह की सेना को उन्होंने रखा और पेशावर के ऊपर में 10 साल तक के निर्विरोध शासन करने का काम एक मैनेजर के रूप में, सत्ता के व्यवस्थापक के रूप में हरि सिंह नलवा ने किया। ये दुर्भाग्य था कि जब अफगानों के साथ में हरि सिंह नलवा की लड़ाई हो रही थी और उसने महाराजा रणजीत सिंह से सेना की मांग करी, उस समय रणजीत सिंह की बेटी का विवाह हो रहा था। इसके 20 दिन तक तो वो यह सोचते रहा कि घर में शादी है, मैं उन्हें क्यों परेशान करूं। अगर 20 दिन पहले उसने महाराजा रणजीत सिंह से सेना बुला दी होती और उस खैबर के दर्रे से दोबारा किसी को अंदर घुसने से रोक दिया होता तो हरि सिंह नलवा पराजित नहीं होता और हिंदुस्तान पर मुगल आक्रांताओं का इतना शोषण भी नहीं होता। लेकिन यह सब अगर किसी रणबापुर ने किया तो उसका नाम हरि सिंह नलवा था। केवल हरि सिंह नलवा नहीं, मतीदास का नाम आपने से कितने लोगों ने सुना? मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा। गुरु तेग बहादुर सिंह का नाम सुना? ये इसलिए सुना होगा कि एक दिन सुबह सुबह देश के वर्तमान प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री के घर से उठे और सुबह 5:30 बजे एक गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए चले गए। तो गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए तो गुरुद्वारे के लोग भी हतप्रभ थे। तो दर्शन करने गए गुरु तेग बहादुर सिंह का, जिनकी गर्दन को आरे से चीर करके औरंगजेब ने उनका वध उसी जगह किया था जहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है दिल्ली में। चांदनी चौक से हम लोग जब फतेहपुर की ओर जाते हैं तो बीच में शीशगंज गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर सिंह के 3 साथीदार थे, एक मतीदास, दूसरा जतीदास और तीसरा दयाला। गुरु तेग बहादुर सिंह ने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन जाना चाहिए, इसलिए 2 लकड़ों के बीच में फंसा करके मतीदास को आरे से चीरा डाल रहा था। जब उसका सर 2 इंची चिरा गया तो काजी ने आकर के कहा कि मतीदास अब भी मुसलमान बन जा, हम हमारे डॉक्टर से इलाज करके तेरा घाव भर देंगे, नहीं तो तुझे आरे से पूरा चीर देंगे। मतीदास ने कहा कि क्या मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो मरूंगा नहीं? काजी ने कहा ये कैसे हो सकता है, जो जिंदा हुआ उसे मरना ही पड़ेगा। मतीदास ने कहा कि जब मुसलमान बनने के बाद भी मरना ही है तो अपने धर्म में क्यों नहीं मरूंगा? अपने धर्म में मरूंगा तो गाल पे लाली रहेगी, मेरा धर्म छोड़ के रहा तो मुंह पे काली रहेगी। मतीदास के शरीर को आरे से 2 टुकड़े में चीर दिया गया, लेकिन मतीदास ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हिंदू बन के जन्मा था, हिंदू बन के मरा। मतीदास का भाई था जतीदास। मतीदास की मृत्यु होने के बाद भी गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपना मन नहीं बदला, तो जतीदास को रुई में लपेट करके जिंदा जला दिया गया। जतीदास भी मर गया लेकिन मुसलमान नहीं बना। जब देखे कि काटने के बाद भी नहीं जम रहा है, जलाने के बाद भी नहीं जम रहा है, तो तीसरा साथीदार था दयाला। एक बड़ी कढ़ाई में पानी रख करके गर्म पानी में उसको उबाला गया। उबल के उसके प्राण निकल गए, लेकिन उसने भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। जब तीनों ने नहीं किया तो उनका गुरु क्या करेगा, इसलिए चारों को शहीद कर दिया गया। पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया। मैं सोचता हूँ, बड़े गंभीरता से सोचता हूँ कि 1857 की जब लड़ाई हुई तो 1857 की लड़ाई में सारे क्रांतिकारियों को सिखों ने साथ नहीं दिया। अब सिखों ने साथ क्यों नहीं दिया, उसका कारण यह है कि कूका आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज पंजाब में थे और उन्होंने सरकारों को बताया
कि मुस्लिमों ने सरदारों पर कितना अत्याचार किया है ये तुमने देखा है, और इस्लाम को खत्म करने के लिए सिख धर्म का जन्म हुआ है। और ये नाना साहेब पेशवा, तात्या तोपे, झांसी की रानी, ये बहादुर शाह जफर को दिल्ली के तख्त पर बैठाना चाहते हैं। फिर से मुसलमान शासक बन गया तो सिखों का शोषण हो जाएगा, इसलिए सिखों ने 1857 की लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी, हिंदू राजाओं के साथ नहीं लड़ी, अन्यथा 1857 में ही मेरा देश आजाद हो गया। अंग्रेजों ने सिखों के मन में यह बात डाली कि मुसलमान राजा बन जाएगा तो सिखों का क्या हो जाएगा। लेकिन आज खालिस्तान आंदोलन पूरा मुस्लिम राष्ट्र से चल रहा है। अगर हमने ये इतिहास मतिदास का, जतिदास का सिखों को पढ़ाया होता और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया होता और उन्होंने देखा होता कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे धर्म गुरुओं ने किस प्रकार से प्राण दे दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला, तो शायद खालिस्तान आंदोलन का समाधान हम किसी में से नहीं पाते। इतना नहीं, बंदा बैरागी नाम का एक वीर हुआ। ये बंदा बैरागी नौजवान योद्धा था, इसने तीर मारी, एक हिरण का शिकार किया। वो हिरणी थी, हिरणी तड़प तड़प करके मर गई। वो गर्भवती हिरणी थी, उसके गर्भ से एक बच्चा निकला, वो भी तड़प तड़प करके मर गया। उस बच्चे की तड़फन देख करके इस नौजवान के मन पर इतना बुरा असर हुआ कि इसने अपने तीर कमान छोड़ दिए और सन्यासी बन करके नांदेड़ के गुरुद्वारे के सामने एक कुटिया बना करके रहने लगा। एक दिन गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ आए और नांदेड़ आकर के उस नौजवान को देखा और नौजवान को देख करके कहा कि बंदा है, तुम यहाँ बैठे हो, धर्म को तुम्हारी आवश्यकता है, राष्ट्र को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी शक्ति राष्ट्र के और धर्म के काम आना चाहिए, तुम यहाँ क्या फकीर बन के बैठे हो। मेरे 4 बेटे को समरकंद के नरेश ने दीवारों पे चुनवा दिया, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि समरकंद के नरेश का जाकर के वध करो, उसका वध करोगे तो जाकर के राष्ट्र के लिए तुमने कुछ किया, स्थापित होगा। जिस जल्लाद ने तेग बहादुर का सर काटा, उसका सर काटो, तो तुम्हारा जिंदा रहने का कोई मकसद होगा। गुरु गोविंद सिंह उसको नया नाम देते हैं, बंदा बैरागी, उसको 5 तीर कमान देते हैं और आशीर्वाद देके कहते हैं कि तुझे यह काम करना है। बंदा बैरागी वहां से निकलता है और जिस जल्लाद जलालुद्दीन ने तेग बहादुर सिंह का वध किया था, सबसे पहले उस जल्लाद की गर्दन को काटने का काम बंदा बैरागी करता है। केवल इतना नहीं, इसके बाद बंदा बैरागी समरकंद के जो नवाब होते हैं, जिनका नाम नवाब वजीर खान होता है, उनको जाकर के मारने का काम भी बंदा बैरागी करता है। और जिन जिन हिंदू राजाओं ने यह शोषण करने में अंग्रेजों का, मुगलों का साथ दिया, उन हिंदू राजाओं को भी सजा देने का काम बंदा बैरागी करता है। और बंदा बैरागी की तन्मयता से पीड़ित होकर के मुगल निर्णय लेते हैं कि बंदा बैरागी को समाप्त करना है। 10 लाख की सेना बनती है, बंदा बैरागी को पकड़ लिया जाता है और बंदा बैरागी को पकड़ करके एक लोहे के पिंजरे में बांध दिया जाता है। लोहे के पिंजरे में बांध करके लाने के बाद बंदा बैरागी से कहा जाता है कि तू मुस्लिम धर्म स्वीकृत कर ले। बंदा बैरागी स्वीकृत नहीं करना चाहता। गर्म चिमटे से उसके शरीर का मांस निकाल करके नोचा जाता है। शरीर में केवल हड्डियां बचती है। बंदा बैरागी लोहे के पिंजरे में मर जाता है, लेकिन धर्म नहीं बदलता। लेकिन मेरे पाठ्य पुस्तकों में बंदा बैरागी भी पढ़ने के लिए क्या क्या बताऊं मैं। एक टंट्या भील नाम आपने सुना होगा, हमने हमारे बचपन में देखा होगा कि संदर्भ निकलता था तो साथ में टंट्या निकलता था, तो मुझे लगता था कि टंट्या भील के कारण ये टंट्या निकलता हो, लेकिन जो टंट्या निकलता था वो सही में टन में रहता था। ये टंट्या भील बिल्कुल बारीक शरीर बिल्कुल बारीक, लेकिन देर बहुत ज्यादा। ये टंट्या भील मालवा के जंगलों में हुआ। ये टंट्या भील को अंग्रेज रॉबिन हुड कहते थे। ये अंग्रेजों के पैसे लूटता था और गरीबों में बांट देता था। इसको डकैत भी कहते थे। लेकिन ये टंट्या भील अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार 9 साल 10 साल लड़ता रहा। अंग्रेजों को पीड़ित प्रताड़ित करते रहा। अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगता रहा। दुर्भाग्य से एक दिन अंग्रेजों के हाथ में लग गया और जिस दिन टंट्या भील पकड़ा गया ना, आप कल्पना करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज में पढ़ा लिखा गया कि हिंदुस्तान का रॉबिन हुड पकड़ा गया। कहाँ लिखा गया? न्यूयॉर्क टाइम्स में 10 दिसंबर 1895 को न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज में टंट्या भील की खबर छपी। लेकिन हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, हमारे टंट्या भील के बारे में इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। आप कल्पना कीजिए कि ये मेरे देश का स्वतंत्र इतिहास है।
इतने नहीं, एक राणा पूंजा नाम हुआ। कौन है राणा पूंजा? जब महाराणा प्रताप ने अकबर से लड़ने के लिए राजपूतों से समय मांगा और कहा कि हम सब राजपूत एक साथ मिलकर के अकबर को हराएंगे, तो अकबर के डर के कारण राजपूतों ने महाराणा प्रताप को मदद करने के लिए मना कर दिया। जब राजपूतों ने मना कर दिया तो फिर राजाओं ने आकर के कहा कि महाराणा तुम्हारे साथ हम रहेंगे, और महाराणा प्रताप का भीलों ने साथ दिया। और भीलों ने साथ देने के कारण हल्दी घाटी के युद्ध में भीलों के विष बुझे हुए तीरों के कारण इतना हाहाकार मच गया कि मुगल सैनिक मैदान छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हो गए। यह बात अलग है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जीत नहीं सके, लेकिन महाराणा प्रताप दोबारा अगर चित्तौड़ पर कब्जा करने में काबिज हुए तो उसमें मुख्य भूमिका इन भीलों की रही। और इन भीलों से मिले सहयोग के कारण पूंजा नाम का जो भील था उसको राणा नाम की उपाधि महाराणा प्रताप ने दी, और इसलिए राणा पूंजा के नाम से जाना गया। और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के झंडे को बदला। अब चित्तौड़ के झंडे पर एक राजपूताना निशान होता है और दूसरा भील का निशान होता है कि अगर हम बचे हैं तो इन भीलों के कारण बचे हैं। इन आदिवासियों को सम्मान देने का काम मेरे देश ने किया। हम इतिहास में पढ़ाते हैं कि हिंदुस्तान में आदिवासियों का शोषण हुआ, दलितों का शोषण हुआ, यही पढ़ाते हैं। पारसी दलित थी, इतने आदिवासियों ने क्रांति करी और इनके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ। अगर किसी आदिवासी के नेतृत्व में हिंदुस्तान खड़ा होता है तो क्या वहां आदिवासी का शोषण था? किसी दलित के विरुद्ध में पूरा हिंदुस्तान खड़ा होता है तो क्या वो दलित का शोषण था? कहीं भी इतिहास में यह नहीं था। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत के स्वर्णिम इतिहास को करने के लिए पराजय के क्षण को हमें पढ़ाया गया। जो अपवाद थे उन अपवादों को हमारे लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई, लेकिन इतिहास को हमें नहीं पढ़ाया। मैं विषय को परावर्तित करके एक बात कह करके अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। पोदारेश्वर राम मंदिर की शोभा यात्रा की 50वीं वर्षगांठ थी। रामकृष्ण पोदार जी ने कहा कि दयाशंकर कुछ नया करना चाहिए। मैंने कहा कि राम जी अयोध्या से नागपुर तक जब आए तो जिस जिस जगह राम जी ने विश्रांति की है हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की मट्टी और जल लेकर के राम मंदिर आएंगे। 63 जगह है अयोध्या से नागपुर तक हम दर्शन करने के लिए निकले और 63 जगह में से 56 जगह हम लोग जा सके। जहाँ नहीं जा सके वहाँ के नागरिकों ने मना किया कि अंदर कहते आप जाओगे तो वापस नहीं आओगे, इसलिए नहीं जा सके। उसमें एक जगह ऐसी भी थी जिसको श्रृंगवेरपुर के नाम से श्रृंगवेरपुर यानी वह जगह जो राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांति को श्रृंगी ऋषि जिन्होंने उत्तरगामी यज्ञ किया था उन्हें दहेज में दी। श्रृंगवेरपुर यानी वह नगरी जहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गंगा पार की थी। श्रृंगवेरपुर यानी वह नगरी जहाँ पर पैर धुलाए बगैर अपनी नाव में मैं नहीं बैठा हूँ। एक केवट ने प्रण दिया था कि हमारा पैर लगने से पत्थर औरत बन जाता है, मेरी नाव में महिला बनी तो रोजी रोटी क्या करूँगा। श्रृंगवेरपुर यानी वह नगरी जहाँ निषाद को राम ने गले लगाया था और निषाद के घर में रुक करके रात्रि विश्राम की राम ने की थी। वहां जाने का मुझे सौभाग्य मिला। प्रकाश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, 1970 में इंदिरा गांधी ने वहां उत्खनन किया और उत्खनन करके देखा कि यहाँ पर निषाद राज का महल है क्या। तो जमीन की खुदाई में जमीन के अंदर निषाद राज का महल मिला, आज भी वहां है। केवल महल नहीं मिला, पीने के पानी की व्यवस्था मिली। उस जमाने में मिट्टी की ईंट बना करके टाके बनाए जाते थे और गंगा नदी से गहरा वो महल होने के कारण गंगा नदी का पानी सीपे होकर के टाकों में जमा होता था और वो फिल्टर पानी पी करके उस राज्य के लोग गंगा के फिल्टर को पीते थे। या वहां पर आज भी दिखाई देता है। अरे राम निषाद को गले लगाया, राम ने शबरी के लिखे हुए रखा है, लेकिन हम आदिवासियों पर अन्याय करते हैं, हम गुर्जरों पर अन्याय करते हैं, हम गिरिजनों पर अन्याय करते हैं। इतिहास के कुछ कलंकित अध्याय को हमने बहुत तेजी से पढ़ा दिया और इतिहास के स्वर्णिम अध्याय को हमने छुपा करके रखा। इस देश का पहला, सबसे पहला जल सेना किसने शुरू करी? छत्रपति शिवाजी महाराज। विश्व की पहली नौसेना किसने शुरू करी? जल सेना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। हमको नाव बनाना नहीं आता था। हम लोग आजकल कहते हैं कि राफेल खरीदा तो टेक्नोलॉजी भी खरीदेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों से और पुर्तगालों से कहा कि हमें नाव चाहिए, लेकिन नाव बनाते समय हमारे कारीगर भी आपके साथ काम करेंगे।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, हिंदुस्तानियों ने नाव बनाना चालू कर दिया। उस नाव पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोप लगाई और तोप लगा करके अंग्रेजों से कहा कि समुद्री लुटेरे जो तुम्हारे जहाजों को लूट लेते हैं, हम उनसे तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अंग्रेजों से पैसे वसूलने का काम शिवाजी महाराज ने किया। ये शिवाजी महाराज है। विश्व के 156 विश्वविद्यालयों में मैनेजमेंट गुरु के रूप में शिवाजी को पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे देश में दयाशंकर तिवारी एमए हिस्ट्री करता है तो 2.5 पन्नों में शिवाजी महाराज समाप्त। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहने की इच्छा है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि इतिहास वो आईना है जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं। चेहरा देखेंगे तो पता चलेगा खूबसूरत है या बदसूरत। बदसूरत होगा तो उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर खूबसूरत होगा तो उसको और निखारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आईना ही नहीं होगा तो हम चेहरा किसको देखेंगे? चर्चिल अगर कहता है कि इतिहास वर्तमान को जन्म देता है, मेरे देश का इतिहास मेरे देश में क्यों नहीं पढ़ाया गया? मेरे देश के स्वर्णिम इतिहास को गुपित क्यों रखा गया? इस स्वर्णिम इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में परावर्तन करके फिर से जिंदा करने की आवश्यकता है। बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। मैंने पढ़ा इसलिए मुझे मालूम है कि एक 5 साल के बच्चे ने अपने घर के अंदर में आए शेर का जबड़ा फाड़ करके उसके मुंह के अंदर के दांत गिन लिए और अपने माता पिता दुष्यंत और शकुंतल बुझा के बताया कि शेर के मुंह में कितने दांत है। उस बच्चे का नाम भारत था, इसलिए मेरे देश का नाम भारत पड़ा। वर्तमान पाठ्य पुस्तकों से गायब है, बच्चों को पता इसे लेकर भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। हम मराठी में गीत करते हैं कि वाघाचा तोंडात हात घालून मोजती दात जात ही आमची। ये तो मानते हैं आमचे जाते हैं, दात कोणी मोजले हेच माहित नाही होतं। कब हम हमारा इतिहास पढ़ाएंगे? कब स्वर्णिम इतिहास पढ़ाएंगे? कब पढ़ाएंगे कि 5 साल का बच्चा भरत था जिससे भारत बना? कब पढ़ाएंगे कि 9 साल का लड़का शंकराचार्य बना जिसने धर्म में सुधार ना किया? कब पढ़ाएंगे कि 10 साल के व्यक्ति ने कंस को मारा जो श्री कृष्ण का है? कब पढ़ाएंगे कि राम और लक्ष्मण की उम्र 11 साल थी जब उन्होंने महारिष बाहु और ताड़का का वध किया? कब पढ़ाएंगे कि 12 साल का एक लड़का आदिल शाह के दरबार में जाकर के राजा को मुजरा करने से मना करता है? उसके पिता कहते हैं कि मुजरा कर, ये राजा है। तो 12 साल का लड़का कहता है कि मेरी मां ने बताइए कि सर झुकेगा तो तू भगवान के सामने झुकेगा, मेरे देश की मट्टी के सामने झुकेगा। किसी विदेशी आक्रमणता के कारण नहीं, वो 12 साल का बच्चा शिवाजी महाराज का। 13 साल की उम्र में एक लड़की 1300 पन्नों की कविता लिख देती है और भारत के इतिहास में कुकला की सरोजनी नायडू जानी जाती है। आप कल्पना कीजिए कि 14 साल का लड़का अपनी उंगली काट के शिव जी का अभिषेक करता है और संकल्प लेता है मैं हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूंगा, वो भी छत्रपति शिवराय का। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नादाई अपने 15 साल के लड़के को कटवा देती है और भारत के इतिहास में पन्नादाई अमर हो जाती है। लड़के की उम्र 15 साल होती है, 16 साल की उम्र में तोरणगढ़ शिवाजी महाराज जीत लेते हैं। आप कल्पना कीजिए, ये इतिहास है और सच्चा इतिहास है। पढ़ाओगे तो पता चलेगा, नहीं पढ़ाओगे तो नहीं पता चलेगा। मैं निवेदन करने के लिए आया हूँ, ये बातें मैंने आपसे कही। ये सारी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन एक भी सरकारी इतिहास नहीं है जिसके लिए आपको सामाजिक इतिहासों की पुस्तकों को पढ़ना निकालना आवश्यक है। मैंने जितने नाम बताए, ये सारे नाम को आप जाकर के गूगल पर सर्च करेंगे तो इनकी सारी की सारी इतिहास की बातें आपको ज्ञात होंगी और इनको पढ़ते पढ़ते इनके साथीदारियों के नाम मिलेंगे। उनको भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको भारत के असली स्वतंत्रता संग्राम से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जो केवल रक्तम क्रांति से जुड़ा हुआ है। रक्तम क्रांति से आजाद हिंद सेना इम्फाल तक आ गई थी, इम्फाल तक, लेकिन दुर्भाग्य से भूख और प्यास से तड़पती हुई आजाद हिंद सेना का एक सैनिक फितुर हो गया। माउंटबेटन सेना का अधिकारी था, सफेद झंडा लेकर के आजाद हिंद सेना से युद्ध विराम के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही फितुर वहां पहुंचा और बताया कि उनकी सारी की सारी रसद समाप्त हो गई है, नक्शा दे दिया सेना कहाँ है, तो उसने अमेरिका से बात करी। अमेरिका ने बम गिराया, बम से नीचे पेट्रोल गिराया गया, पेट्रोल गिरा के बम गिरा दिया, आजाद हिंद सेना को समाप्त कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर आजाद हिंद सेना की रसद समाप्त नहीं हुई होती और जापान के वो 2 सैनिक जो आपसी ईर्ष्या के कारण इम्फाल से आगे नहीं बढ़ सके, उनकी आपस में ईर्ष्या नहीं होती तो इस देश को आजादी आजाद हिंद सेना ने दिलाई। और अगर आजाद हिंद सेना ने दिलाई होती तो शायद इतिहास क्रांति का पढ़ाया गया होता और क्रांति का पढ़ाया गया होता तो ये सारे रंग पूरे आपको पढ़ने के लिए। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, आपने जितना समझा था उससे ज्यादा समझ मैंने आपको दिया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस इतिहास को केवल आप अपने पास तक ना रखें, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, अपने बच्चे से जरूर चर्चा करें।
और कोशिश करें कि सस्ता साहित्य प्रकाशन इनकी पुस्तकें हैं जो महापुरुषों के जीवन में है, उसकी एक लाइब्रेरी आपका मंडल यहाँ बना लें और बच्चों को कम से कम सप्ताह में एक दिन पुस्तक पढ़ने के लिए, महीने में किसी एक दिन उसकी निबंध स्पर्धा है, किसी महीने में हम वक्तृत्व स्पर्धा के दिन बच्चों में जितने महापुरुषों को बड़ा वो मंच पर रखा है। बच्चे जब एक बात कहेंगे तो महापुरुष जिंदा रहेंगे, और महापुरुष जिंदा रहेंगे तो देश जिंदा रहेगा, और आज आवश्यकता देश को जिंदा रखने के लिए आप ये करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं हमारी घोषणा देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। इतिहास के अनछुए पहलुओं में आज आपने हमें जो जानकारी दी है, आप हमें करीब 1918 से पहले 1857 के 33 साल पहले इतने पुराने इतिहास में ले गए और आपने वो जीवंत कहानियां हमें बताई, तो हम सब प्रफुल्लित हो गए हैं, हमारे सब में वो जज्बा जागरूक हो गया है देशभक्ति का। हम सब लोग देशभक्त तो है, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी आगे की पीढ़ी को ये सब बताया करें। तो इस मंच से मैं आपको ये बताना चाहूंगी सर कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये हनुमान नगर वाचनालय सार्वजनिक वाचनालय जो है उनके साथ हम लोग मनाते हैं, दोनों को साथ मिलके। वो वाचनालय हमारे पास उपलब्ध है, तो हम आपको यहाँ से ये एक वादा करते हैं कि उस वाचनालय में, हालांकि मैं उसकी ऑफिशियल मेंबर नहीं हूँ, मेरे सामने जो वक्ता बैठे हैं वो सब उसके मेंबर हैं, तो उनके तरफ से मैं आपको ये वादा करती हूँ कि आपने जैसे कहा कि वो सब जो साहित्य जो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, वो साहित्य हम जरूर, ये जो इतिहास है ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाती के लिए, हमारे पोतों के लिए हम जरूर अवेलेबल कराएंगे। और हम ये जानते हैं कि ये सब चीजें गूगल में बहुत जल्दी, यानी ये हमारा एक दुख है कि हम कुछ भी जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वो गूगल हमें अवेलेबल करता है, हम खुद उसको यदि तैयार नहीं कर पाते। तो इस तरह की वेबसाइट्स हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो डेवलप करें, और यहाँ जो हमारा इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना क्रांति करके इतने सब बलिदान दिए हैं, उसके बारे में हम ये जानकारी आगे हमारी पीढ़ी को दे, ये हम कहते हैं यहाँ पे। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सौरभ किनारेवाला से यहाँ उन्हें आमंत्रित करती हूँ। हमारा प्रोग्राम आखिरी चरण में है, वे यहाँ आएंगे और धन्यवाद प्रस्ताव देंगे। Thank you and good evening all. Thank you for giving me the opportunity to express my gratitude. This is a special day for us, as this program is in memory of my grandfather, Shri Jagmohan Das Ji Kinariwala. On behalf of Professors Colony Mitra Mandal, we thank you Shri Dayashankar Ji for sharing your thoughts on Indian history, in which many things were unknown to us. Thank you again for providing us your valuable time and vast knowledge of history. We would also like to thank Grahini Samaj Management for providing the space to conduct this program. We thank Hanuman Nagar Sarvajanik Vachanalaya for their support to execute this program successfully. We also thank Savitribai Phule Society for their cooperation. We would like to thank Shri Joshi Ji for his constant help and support. We thank all the senior members of Professors Colony Mitra Mandal for their regular guidance. We thank press for their entire coverage of all the programs. Last but not the least, we thank entire audience for encouraging us by coming in large number, and all the people involved directly or indirectly to make this program a grand success. This would not have been possible without you all. Thank you again. I would now request everyone to हमारे आज के अतिथि जी को हम यहाँ सम्मान करना चाहते हैं, तो मैं श्री राजेश जी किनारेवाला से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री दयाशंकर जी का हमारे तरफ से स्मृति चिन्ह लेकर, उनके चाचा जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे दयाशंकर जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे।
पश्चात राष्ट्रगान होगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ।